बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और पिछला रात एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर मैंने देखी जब मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से सिविल अवार्ड उनको नामजद किया गया है और इसके साथ साथ उनको उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए माली इमदाद दी गई है। तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी था हीरोज़ को याद रखना। बिल्कुल, और उनके नाम पर स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं एंड आई थिंक वी रियली अप्रिशिएट इट। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। अली ज़फ़र ने गाना गाया उनके लिए, फिर इब्रारुल हक ने ये कहा कि जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी जगह पर स्कूल बनाए जहाँ पर तालीम जो है वो इतनी आसान नहीं है। तो वो इब्रारुल हक ने जिम्मेदारी ली कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अब गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर ये ओनरशिप ली जा रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। मोहम्मद अली सतपारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के नाम से ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसके काम की मंजूरी दे दी गई और इसके साथ साथ उनकी फैमिली को 30 लाख रुपए माली इमदाद और फिर उनके जो बेटे हैं अली सतपारा के उनको भी जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये है फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये अच्छा फैसला है। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े फैसले पॉलिटिकल अगर देखें तो वो भी एक्सपेक्टेड है इस वीक में, लेकिन अभी पेंडिंग है। वो आप चाहे सदारती रेफरेंस की बात कर लें जो अदालत में ज़ेर समात है जिसमें ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट के हवाले से समात चल रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन की कल हम समात के हवाले से बात कर लें जब रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पर पेश हुए, NE 75 दस्का का मामला। लेकिन इस तमाम सिनेरियो पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई का अपनी ही जमात पर सेनेट का टिकट करोड़ों में बेचने का इल्जाम। सैफुल्लाह अबरू का लियाकत जतोई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। शहबाज गिल कहते हैं लियाकत जतोई सबूत दें वरना एक्शन होगा। PDM ने लॉन्ग मार्च और धरने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। 5 से ज़्यादा कमेटियां तश्कील देने की सिफारिश की गई। कमेटी की सिफारिशात की हतमी मंजूरी स्टीयरिंग कमेटी आज देगी। कराची में डेयरी फार्म की मनमानियां। 1 मार्च से फी लीटर दूध 10 रुपए महंगा करने का फैसला। दूध 120 के बजाय 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। इंतजामिया बेबस, शहरी परेशान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई नई खबर, नई चीज सामने आ रही होती है। अब सिंध से फिर एक नया मुअम्मा जो है वो खुल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है लियाकत जतोई, उन्होंने अपनी ही जमात पर सेनेट के टिकट करोड़ों में बेचने का इल्जाम लगा दिया है। और अब सर आपको याद होगा जनरल इलेक्शन 2018 तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही बात की गई थी कि जो टिकट्स दिए जा रहे हैं MNA और MPA के उसमें खरीदो फरोख्त। बिल्कुल, और उस पर इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी। लियाकत जतोई ने कल ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये अफसोसनाक भी है कि इस मौके पर जबकि सेनेट के इलेक्शन है उससे पहले इस तरह की खबरें आना, फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। उन्होंने कहा कि सियासत में गलत को गलत और अगर सही है तो उसकी मदद होनी चाहिए। कुछ मखसूस और बिलखसूस गवर्नर हाउस से उन्होंने कहा कि बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि गवर्नर हाउस पर उन्होंने डायरेक्टली इल्जाम लगाए कि वहाँ से ये सब डील्स हुई हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर जिक्र करें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का सदारती रेफरेंस की तो अभी तक समात जारी है और कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने कल जो समात की है NE 75 के हवाले से उसमें भी आरओज़ ने अपने बयान दायर किए हैं। अब ये डिसीजन भी आना बाकी है कि उसमें रीपोलिंग होगी या पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो रीकंटेस्ट किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रसूल साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सेनेट इंतखाबात में जो कल एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमा ने इल्जाम लगा दिया और सेनेट का टिकट करोड़ों में बेचने का इल्जाम लगाया। आपको लगता है कि उनके पास कुछ सबूत होंगे या सिर्फ सियासी बयानात ही हैं? देखिए, वीडियोस भी आपके सामने आ रही हैं और जो चीज इसके खिलाफ में रही है उसमें न सिर्फ इल्जामात लगे हैं बल्कि लोगों के सामने सबूत भी रखे हैं। तहरीक इंसाफ ने 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाला क्यों, और उनके बारे में जो भी मंजर आम पे आई है, ये कोई झटपट की बात नहीं है कि अरकान असम्बली अपने वोट बेचते हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं जी। और अब भी ऐसा ही होने के इम्कानात कवी हैं। ये हमारे मुआशरे के वो लोग हैं जो हमारे रहनुमा हैं, सियासी जमातों में
कलीदी किरदार अदा करते हैं, MNA MP मुंतखब होते। तो इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी क़यादत ही ऐसी हो तो मुल्क का क्या बने। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा, क़यादत ही ऐसी हो और कौमी असम्बली और सेनेट में ऐसे मेंबरान बैठे हों जो कि खरीदो फरोख्त करते हैं, और इसके हमने देखे भी सबूत भी सामने आए। लेकिन फिर इसका हल है, हल ये है कि ओपन बैलेट की इस वक्त बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो वोट कास्ट हो उसमें कोई शक ना रहे कि किसने किसको वोट दिया, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। इलेक्शन कमीशन और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये मामला ज़ेर बहस। आपको क्या लगता है कि ये किस जानिब जा रहा है? क्या एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट इस तरह से आ जाएंगे, या फिर इसी तरह एक बार फिर इलेक्शन होंगे और सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी? देखिए, ये इतना अहम मामला है कि जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कानून साजी की वजह से, उससे आपकी जमहूरियत, आपकी सेनेट का वक़ार और आपके मुल्क का वक़ार उसके ऊपर मुनहसर होगा। कि अगर सेनेट में इंतखाबात उसी तरीके से होते रहे जिस तरह माजी में होते रहे हैं या होने जा रहे हैं, तो फिर इदारों का तकद्दुस कहाँ जाएगा? बिल्कुल। कि अब मामला ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इमरान खान साहब, पहले भी कहते रहे हैं कि शफाफियत हो, और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी कहते रहे कि इंतखाबात में शफाफियत हो। तो मुझे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात समझ नहीं आ रही कि क्यों भाग रहे हैं कि सामने इंतखाबात हो गए, कि जिस पार्टी के लोग हैं। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि पार्टियों को उनकी तादाद के मुताबिक जो उनकी सीटें बनती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक उनको वो मिल जानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप इंतखाबात कराते हैं तो कम से कम ये तो पता चले कि कोई रुकन किसको वोट दे रहा है, क्योंकि ये मामला ये नहीं है कि आप या मेरी तरह से वो आज़ाद हैं, वो पार्टी का लेबल अपने माथे पे लगा के आए हैं। बिल्कुल। एक पार्टी के सहारे मुंतखब होके आए हैं, और पार्लिमानी रूह की जमहूरियत भी यही है कि आपने पार्टी से वाबस्ता रहना है। आइन उनको पाबंद नहीं करता, कानून उनको पाबंद नहीं करता, लेकिन जो सियासी अखलाकियात है और उसके साथ जो पार्लिमानी निज़ाम की रिवायात हैं और जो शफाफियत का तकाजा है कि हमारे मुल्क में सेनेट में वो लोग आ रहे हैं जो धन लगाते हैं, जाहिर है कि सियासत में सरमायाकारी करते हैं, और सियासत ही अगर सनतकारी और तिजारत हो जाए बिल्कुल, तो फिर जमहूरियत कैसी होगी, मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल सही भाई, ये हमारे मसला है। लेकिन आपने एक बात क्लियर कर दी रसूल साहब, आपने एक बात क्लियर कर दी कि आइन और कानून इस चीज की पाबंदी नहीं देता, और हर अराकीन का ये बुनियादी हक तो है, आईनी हक भी है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़मीर के मुताबिक आवाज दे और वोट दे। क्योंकि अभी ये भी तो देखा जा रहा है ना कि बहुत से लोग बैकआउट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही अगर बात कर लें तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम अपने कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। आमिर लियाकत ने कहा कि मैं अब्दुल हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा। अब इसमें भी देखिए, जो सैफुल्लाह आबड़ू के हवाले से सिंध में बात चल रही थी कि उनको टिकट दिया गया, एतराजात वहां से भी आए, वो तो कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए, मुस्तरद हो गए, जिसकी वजह से वो रह गए। बट उनके ऊपर भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगा कि उन्होंने 35 करोड़ दिए थे इस टिकट के लिए, और 6 महीने पहले वो इस पार्टी में आए। अगर पार्टी लीडरशिप ऐसे डिसीजन लेगी तो फिर अराकीन तो मुनहरिफ होंगे ही ना। देखिए, आपने 35 करोड़ की बात की, किसने इल्जाम लगाया, वो कोई सबूत तो पेश करे। मैं तो उनके इल्जाम की बात ही कर रही हूँ। बिल्कुल। देखिए, 35 करोड़ किसने लिए, कब दिए, कहाँ लिए? कि किसी पार्टी में आने के लिए 35 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। कि आप आज किसी भी पार्टी का अगर रुकन बनना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है सिवाय जमात इस्लामी के, कि मुख्तलिफ मराहिल से कर जाना पड़ता है। कि अगर ये कहा जा रहा है कि उसने 35 करोड़ दिए हैं टिकट लेने के लिए, तो सबूत सामने आने चाहिए। तो अगर ये इल्जामात हैं तो उससे वो बात जो हम कर रहे हैं वो तो साबित होती है कि सरमायाकारी हो रही है सेनेट के इंतखाबात में, चाहे जिस तरफ से भी हो। तो सामने खोल के आप वोट दे दें कि अगर आप देना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग क्यों मुनहरिफ हो रहे हैं? कुछ तो ये हो सकता है कि उनको जो उम्मीदवार सामने लाए गए हैं पार्टी की तरफ से उस फैसले के साथ उनका इत्तेफाक ना हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कि पैसा लगा के या पैसा लेके वोट देना हो। तो एक मामला है कि सेनेट देखें, सेनेट का वकार है सारी दुनिया में। इसका इस इदारे की तारीख रोमन एम्पायर से बनती है, उस जमाने से है। अमेरिका में आप देखें, सीनियर लोग जो संजीदा होते हैं, जो काबिल होते हैं, जिनमें तहम्मुल, जिनमें तजर्बा और तालीम, बहुत चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो हमारे यहाँ अगर
कारोबार करने वाले सेनेट में पैसा लगा के बैठे तो क्या क्या होगा। देखिए 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उस वक्त ये भी तो कर सकते थे, और सबको मालूम था कि कारोबार हो रहा है। 18वीं तरमीम से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दो बड़ी सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया था कि ये बड़ा संजीदा मामला है, ये बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो ये बिकाऊ माल को भी बाहर निकालो और खरीदने वालों को भी इस इजारा से बाहर निकालो। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा था कि कानून साजी करेंगे, आइन में तरमीम करेंगे। जब 18वीं तरमीम आई तो उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली। क्यों चुप साध ली? कि जो खरीद में दिलचस्पी रखते हैं और देखते हैं, और इस वक्त मालूम यही होता है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बड़े बड़े धन है, पहाड़ हैं दौलत के जो आप पर मिले हैं, तो जिनके ऊपर उनकी इस वक्त मलकियत है, पाकिस्तान में भी छुपे हुए हैं और बाहर भी छुपे हुए हैं, और सोने के पहाड़। तो सोने के पहाड़ में थोड़ा सा भी अगर आप सोना लगा दें तो चमक पैदा हो सकती है, तो वो चमक पैदा हो रही है। उसकी गुंजाइश रहने दी गई, इसका मतलब है इंटेंशनली ये गुंजाइश रहने दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बल्कि रिमार्क्स आपने जो बात की वो कहे गए हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया था लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब देखिए बात हम ये कर रहे हैं कि इस तरह से इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जी खरीदो फरोख्त जारी है, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी सर पर हैं, 3 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है। कल अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि अगर इस वीक में फैसला ना हुआ सेनेट इलेक्शंस के हवाले से तो फिर ये सिर्फ इल्मी बहस बनकर रह जाएगी। तो फिर इसका हल वाकई है कि इसी वीक में कर लिया जाए, या फिर आपको लग रहा है कि पेंडिंग हो जाएगा और फिर वही बात इल्मी बहस बनकर रह गई? कियासराई तो मैं नहीं कर सकता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को अपने हाथ में लिया है तो फिर फैसला भी तो वक्त पे आना चाहिए। और कल अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तदा ये की थी अदालत आलिया के सामने कि फैसला जल्द आना चाहिए, आज इस बात को ख़त्म करें, जो भी आपका फैसला है शॉर्ट ऑर्डर दे दें, कहीं पहुंचे तो सही। मैं और बात करना चाह रहा था कि इंतखाबात का तरीका दुरुस्त नहीं है कि अराकीन असम्बली सेनेट के अराकीन को मुंतखब करें। जिस तरह अमेरिका में तब्दीली की गई आइन में 18वीं तरमीम के जरिए भी हो सकती थी और अब भी होनी चाहिए। वो वक्त अच्छा था कि बहुत इस्लाहात हुई, अब भी हो सकती थी, उस वक्त भी हो सकती थी, अब भी हो सकती हैं। वो ये है कि अवाम ही मुंतखब करें सेनेट के अराकीन को, बजाय इसके कि अराकीन असम्बली के हाथ में ये दे दें। अगर ये अवामी इदारा बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विफाक की इकाइयाँ जहाँ पे लोग रहते हैं, इकाइयाँ कोई अवाम के अलहदा तो नहीं होती, कि अगर ये इख्तियारात इकाइयों को है और अवाम को है तो फिर सेनेट के इंतखाबात का ये हक हमें होना चाहिए। हम किसको मुंतखब करते हैं, वो लोग वहां पे जाएं, तो ये इसकी तरफ क्यों नहीं आते? सही। लेकिन रसूल साहब आपने एक नई बहस छेड़ देनी है। ऑलरेडी जो बहस छिड़ी है वही वाइंड अप हो जाए, बड़ी बात है। अदालत में समाअत तो चल रही है, लेकिन बहुत से रिमार्क्स अदालत के ऐसे भी आए कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का काम है आइन में तरमीम करना। अब उसमें अदालत बोल सकती है या नहीं, ये डिसाइड होना बाकी है। रसूल साहब, हम चूंकि सेनेट के ऊपर बात कर रहे हैं और फिर बाय इलेक्शंस का बड़ा रिफ्लेक्शन भी आ जाता है ऑब्वियसली सेनेट इंतखाबात के ऊपर, तो अभी जो मामला बाय इलेक्शंस का चल रहा है और खास तौर पर NS-75 डस्का का, उस पर मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। कल बड़ी आम समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की और आरओज जो हैं उन्होंने अपने अपने बयानात भी जमा कराए। 20 पोलिंग स्टेशन का जिक्र हो रहा है, लेकिन नून लीग कह रही है कि पूरा का पूरा इलेक्शन ही धांधली का शिकार रहा। देखिए वहां पे धुंध ज्यादा थी, तो अभी तक जो धुंध है पंजाब की वो इंतखाबात पर भी आ पड़ी है, तो रोशनी अब सामने आ रही है कि अगर वो ये कहते हैं कि कोई सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम कि टोटल पोलिंग स्टेशन कितना थे, अगर हर जगह पे धांधली हुई है तो फिर जब धांधली हो रही थी तो फिर मुस्लिम लीग नून को उस वक्त बाइकाट कर देना चाहिए था। कि अगर उन्होंने शाम के अंधेरे तक, धुंध पड़ने तक, वो इंतखाबात में उनके लोग पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए रहे हैं यहाँ पे, के दस्तखत भी किए हैं, काउंटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो अब ये कहना कि नहीं सबके ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि धुंध वहां भी है, धुंध इधर भी है। बिल्कुल कि धुंध उधर वहां ये है, हो सकता है कि उनको खदशा है कि हार जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक है कि अगर वो हार जाते हैं तो कुछ उनके पल्ले नहीं रहेगा। लेकिन रसूल बख्श साहब, लेकिन अब देखिए, अब आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि उनको ये शायद डर लग गया कि जी तो कहीं हार फिर भी ना जाएं, लेकिन 360 पोलिंग स्टेशंस अगर हम टोटल का जिक्र करें थे,
उनमें से पहले 20 या 23 का जिक्र किया गया कि 20 से 23 पोलिंग स्टेशन में मसला ज़्यादा आया। अब ये जो बहस है, अगर दोबारा से रीपोलिंग होती है तो आपको क्या लग रहा है कि ये 22-23 वाली ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर होगी, या फिर ये डोमेन इतनी ज़्यादा है कि दोबारा से पूरा हल्के का इलेक्शन, मतलब NA 75 का इलेक्शन ही दोबारा से हो जाए? ये पॉसिबिलिटी आपको लग आ रही है कि ऐसे कभी तारीख में हुआ है पहले? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हुआ। और यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, देखें वो क्या फैसला करते हैं। फैसले जल्दी करने चाहिए, फैसला हो जाए, दोनों की बातें सुनी जाए, तमाम शवाहिद सामने आ जाएं, जो फैसला उनका होगा वो हमें मान लेना चाहिए। मेरी अपनी राय अगर हम मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि दोनों तरफ से अगर यहाँ पे मामला खराब हो गया है और शुकूक शुबात पाए जाते हैं, जो भी नतीजा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात नून लीग हारती है तो वो कभी नहीं मानेंगे कि हम सही तरीके से हारे हैं। वैसे भी उनकी हमारी तो जो सियासी सकाफत है उसका एक हिस्सा है कि हार जाते हैं तो कहते हैं धांधली हुई है, जीत जाते हैं तो कहते हैं बड़े मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं। बिल्कुल सही, तो ये जो तोते वाली, ये तोते और तोतियां इस तरीके से बोलते रहेंगे और हम ये सुनते रहेंगे, तो इससे उससे तो नहीं हम बच सकते। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि दोबारा इंतखाबात करा जाए, दोबारा भी आप करा दें, तरीके इंसाफ जीतती है तो और तोतों की बातें जो है ना, तोतियों की, वो वही रहेंगी जो 40-50 साल। सही कह रहे हैं आप रसूल बख्श साहब। लेकिन देखें, एक तो टाइम बहुत कम है, आज 24 फरवरी है, 3 मार्च से पहले अगर ये डिसीजन लेके जो भी कराना है, वो 20 पोलिंग स्टेशन में कराना है या पूरे हल्के में कराना है, वो हो जाना चाहिए ताकि सेनेट इलेक्शन से पहले ये मामला निबट जाए। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये जो डस्का इलेक्शन खास देखा है, इसमें पोलिंग स्टेशन के बाहर बहुत सी वीडियोस फुटेजेस ऐसी हैं कि पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे, वोट कास्ट नहीं करने दे जा रहे, और ये बहुत सी पोलिंग स्टेशन में हुआ। असलहा की नुमाइश बहुत ज्यादा की गई, खून बहाया गया, फायरिंग बहुत ज्यादा की गई पुलिस की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में। ये हम इलेक्शन की रूह को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर भी नहीं देखना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई रियासत तो नहीं है, वो सहारा लेती है, जो जिली इंतजामिया है उसका सहारा लेती है, अदलिया का सहारा लेती है, सूबाई हुकूमत का सहारा लेती है, और उसके पास कुछ नहीं है। अपने इख्तियारात तो बहुत हैं सर, अगर उनकी बुकलेट पढ़ी जाए तो इख्तियारात तो बहुत हैं इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन देखिए माजी में क्या होता है उसको भी सामने रखें। असल मसला मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। असल मसला ये है कि अवामी सतह पर लोग जो धड़ेबंदी है कि हमने इलेक्शन जीतना है, हारना नहीं है, और हर सूरत में धांधली करना है तो ठीक है, और दूसरे को धांधली नहीं करने देनी है। जिसको मौका मिलता है मकामी सतह पर, पोलिंग स्टेशंस पर, उन्होंने इस किस्म के लोगों को अपनी सियासी जमातों में जगह दी हुई है, जिनका काम यही होता है कि धांधली कैसे करानी है। और ये हर तरफ, हर जगह के ऊपर मैंने देखा है। 70 के इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ, जब मैं खुद पोलिंग एजेंट था, तो ये मकामी सतह पर भी लोग मुसल्ला होके आए ना, एक दूसरे के साथ दुश्मनियां पाली कि सियासी इख्तलाफात तो कभी रहे नहीं, न ये नजरियात की सियासत है, ये है शख्सी इक़्तिदार की। और मुख्तलिफ हलकों में, पंजाब में जाए, सिंध में जाए, तो ऐसा लगता है कि दुश्मनियां हैं, कि एक दूसरे को कत्ल कराना, एक दूसरे के लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम करना। उसका हमने एक अक्स देखा जिसमें कि इंतजामिया हमें कहीं कमजोर नजर आती है, उन्होंने वो हाथ नहीं डाला जो डालना चाहिए। आज तक आपने देखा कि इंतखाबात में इस किस्म की धांधलियां हुई हूँ और लोगों को मारा पीटा गया हो, जख्मी किया गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, उसका नतीजा हमारे सामने क्या निकला है। इसी तरह से हमारी जामियात में कितना तलबा को कत्ल किया गया है, और वो नजरियाती और सियासी और जो हमें इक़्तिदार की जंग रही है, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की जामिया तक, कभी आज तक किसी को कन्वेक्ट होते हुए आपने देखा है? ये हमारे मुआशरे की निचली सतह के जो मामलात हैं, हमें उनको भी सामने रखना चाहिए। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, उनको जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त बात आपने की कि अभी तक जो हो रहा है उससे हमें
क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट करता है हमारी हिस्ट्री किस तरह से रही है और डेमोक्रेसी को इससे कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है सेनेट इलेक्शंस की और उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से एक चीज़ को फ़ायदा ज़रूर है कि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हुआ है, ये चीज़ की अहमियत समझ में आई है कि कितना ज़रूरी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर इलेक्शन की रूह को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा ये बात की जाती थी कि पैसे बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं तो गरीब की पहुंच से तो दूर हो गया इलेक्शन। अब ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है तो एक आम आदमी जो है वो सोच भी नहीं सकता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और जिस तरह से इखलाकियात के ऊपर बात की जाती है, जातियात के ऊपर बात की जाती है, आई थिंक इसको भी बहस में लाना चाहिए कि एक शरीफ आदमी भी नहीं सोच सकेगा कि उसने इलेक्शन लड़ना है, बिकॉज वो जिस तरह से काउंटर किया जाता है या इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं कल देख रही थी अजद मली और नौशीन साहिबा एक टीवी प्रोग्राम में आमने सामने थी और जिस किस्म के इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे, इवन आई गॉट एम्बैरेस्ड कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवाम को की नुमाइंदगी करनी है और यही एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। का जहाँ पर जिक्र है एमएनएज और एमपीएज और सेनेट इलेक्शंस के अलावा, हम तो देखते कि जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे वहां पर भी अब तो पैसा चलना शुरू हो गया, तो ये तो बड़ी तो बस फिर अबू ज़र आपके लिए और मेरे लिए ना फ्यूचर बड़ा डार्क है कि हम तो इलेक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल एक जगह का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पाकिस्तान ग्रो भी कर रहा है और दुनिया उसकी वो ग्रोथ देख रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल श्रीलंकन दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि सीपैक के जरिए इक्तिसादी राब्ते वस्त एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं और उन्होंने श्रीलंका को दावत भी दी कि वो पाकिस्तान के जरिए अपने इक्तिसादी और इलाकाई रवाबत को फरोग दे। जी बिल्कुल, कल ये दौरा शुरू हुआ श्रीलंका में। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्सा से उन्होंने 1-on-1 मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत भी की गई और दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी की गए। कोलंबो एयरपोर्ट पर जब वज़ीर आज़म पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया, जो कि आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से उनको वेलकम है वो दिया गया और फिर खुशामदीद कहकर फौज के दस्तों ने उनको सलामी भी पेश की है और ही वाज लुकिंग गुड एज ऑलवेज। जब भी वो किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं, अच्छा है कि मास्क पहन के सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये नहीं कि कोई एसओपीज़ की खिलाफवर्जी। ओवरऑल जब फिर 1-on-1 हुए तो फिर 6 फीट का फासला, फिर उन्होंने मास्क उतारे, ये अच्छी चीज़ मैंने कहा। उनका पहला दौरा जी, जब उन्होंने कहा कि क्रिकेट करियर मैंने शुरू किया था तो श्रीलंकन टीम को टेस्ट स्टेटस दिलाने में किरदार आज भी उनका याद है। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान सीपैक का अहम जुज़ है और इलाके की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसमें श्रीलंका भी उससे फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को वेलकम कर रहा है कि जी आप आएँ, आकर अपने तमाम जितने भी इकानमी और जितने भी इलाकाई रवाबत को फ़रोग देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान आपको अकोमोडेट बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही दहशतगर्दी की तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया, क्योंकि 90s के दौर में जब श्रीलंका को तमिल टाइगर्स का सामना था तो पाकिस्तान तब उनकी बड़ी मदद की थी। तो अब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि 10 साल पाकिस्तान भी बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार रहा है, 70,000 जानों की कुर्बानी दी है, श्रीलंका भी बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान ने जैसे कि मुश्किल वक्त में श्रीलंका की बहुत मदद की थी, पाकिस्तान और श्रीलंका एक बार फिर मिलकर इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे का हाथ निपटा सकते हैं। बिल्कुल, सो गुड लक बाकी के दौरे के लिए एंड आई रियली होप कि ये दौरा जो है वो बेहतरीन साबित हो, ना सिर्फ श्रीलंका के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई 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 और अब तो ये रोना रोते हुए भी 2.25 साल हो गए, लेकिन अवाम की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हर तरफ महंगाई का ऐसा जिन है कि काबू में नहीं आ रहा। आप यकीन जानिए, कल अबूज़र जब ये खबर आई कि एक और तजवीज़ आ गई है नेपरा की कि बिजली मजीद 93 पैसे महंगी करने की जो पूरी एक प्लानिंग की जा रही है, मैं खुद परेशान हो गई कि इस दफ़ा बिजली का बिल कैसे देना है। तो छोटी छोटी चीजों से वो 10-20 रुपए का जो इजाफा है, आई थिंक अब आपका बजट आउट होता जा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जहां पर नेपरा का हम जिक्र कर रहे हैं, ओवरऑल हमने देखा सिचुएशन, अब ये बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है, इसके लिए तजवीज़ दी गई है, उसका ऑब्वियसली बोझ जो है वो फिर से गवर्नमेंट आवाम पर डालेगी। 93 पैसे पर यूनिट और ऑलरेडी इस महीने में 3 से 4 मरतबा डिफरेंट एडजस्टमेंट्स की मद में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल लीजिए, उसमें समाही एडजस्टमेंट डाल लीजिए, उसमें बेसिक टैरिफ जो बढ़ा दिया गया, अब ये भी बढ़ा दिया। पता नहीं मैंने फरवरी का बिल कैसे देना है, मुझे लग रहा है मुझे किसी से उधार पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हालात अब यहाँ आ गए हैं कि अब गर्मियों में असल में टेंशन ना गर्मियों की हो रही है कि जब आपकी ज्यादा कंजम्पशन होगी तो फिर आप बिल कैसे पे। हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो ये पैसे लिए जा रहे हैं, उसका जो बोझ है ऑब्वियसली वो सर्दियों में भी पड़ा है सार्फिन पर, और आइंदा आने वाले महीनों में जिस तरह से आपको भी डर है गर्मियों के बिल का, पूरे पाकिस्तान को ये परेशानी है कि हम क्या करने लगे हैं।
तो फिर अब ये बिल देना कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बेसिक प्रॉब्लम्स की तरफ भी आ जाएं, जो बिजली के बिल भी बड़ा बेसिक है, लेकिन इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशियाँ हैं जिस तरह से वो महंगी हो रही हैं, और खुसूसन अगर हम जिक्र करें यहाँ पर कराची का, जहाँ पर एक बार फिर मसला आने वाला है, और वो ये है कि जी दूध की प्राइसेस एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कहती थी 94 है गवर्नमेंट के जो रेट है, लेकिन ऑब्वियसली ओपन मार्केट में ये पहले 120 रुपए था, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि ये 130 रुपए कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कराची की हम बात कर रहे हैं, और कराची में इस वक्त प्राइसेस जो हैं दूध की वो आउट ऑफ कंट्रोल भी होती जा रही हैं। और अगर ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस करें तो जब दूध महंगा होगा तो उससे रिलेटेड दही महंगा होगा, दही महंगा होगा तो जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। सो ये सूरत हाल है, क्यों कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही, और जस्टिफिकेशन क्या है कीमतें बढ़ाने की, इस पर हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन कराची से हमारे साथ शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब वक्त देने के लिए। कराची में दूध की कीमतों में खुद साख्ता एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है। डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन इस पर क्या कहेगी? 120 रुपये मिल रहा था पहले ओपन मार्केट में, अब 10 रुपये बढ़ा दिया, 130 रुपये। गवर्नमेंट रेट जो है वो 94 रुपये है। असल में जी अपनी पहले तो आप तस्हीह फरमाए, 2019 में रेट में इजाफा हुआ, 2020 में भी हुआ। 2019 में 110 रुपये लीटर कीमत की गई, 2020 में 120 रुपये लीटर कीमत की गई, और अभी 140 रुपये रिटेल साइड पे 11 तारीख से फ़रोख्त हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात सिर्फ कराची के सतह की नहीं है, ये पूरे मुल्क की सतह की बात है। और दूध की कीमतों का ताल्लुक इनपुट्स की कीमतों से है, और डेयरी फार्मर्स ये कतई नहीं चाहते कि अवाम उन्नास पे बोझ डालें, और इसकी जिम्मेदारी आयद होती है वफाकी गवर्नमेंट पर। और दूध की कीमतों को कम करना हमारे बस में नहीं है। अगर हमें चारा महंगा मिलेगा तो आपको दूध महंगा मिलेगा, और उसमें वफाकी गवर्नमेंट जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती है अगर वो चाहे तो दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। और अगर ये कम नहीं होंगी तो दूध की कीमतें कतई तौर पर कम नहीं होगी। ये तो अभी 140 रुपये लीटर हुआ है, और मजीद जून जुलाई में मजीद 20 रुपये का इसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह। शाकिर साहब, आपने जिक्र किए दो बातें, एक आपने कहा कि ओपन मार्केट में 140 रुपये है, मतलब फर्स्ट मार्च से नहीं इतलाक होना था, ये कहा जा रहा था कि यकम मार्च से कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और फिर मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या ऑलरेडी हो चुकी है? आपने बताया 140 रुपये का बिक रहा है। असल में जी 11 तारीख से इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। आधे कराची में 11 तारीख से हो गया, आधे में अभी कल रात से कीमतें बढ़ी हैं। तो ये बतदरीज बढ़ती हैं, क्योंकि छोटे जो रिटेलर्स हैं वो डरते हैं छापे गिरफ्तारियां, क्योंकि डीसीज एक्शन करते हैं और उन्हें जुर्माने करते हैं। तो छोटे दुकानदारों ने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, वो भी बढ़ा देंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम ये समझ लें कि दूध कम कीमत पे दूध फराहम करना किसकी जिम्मेदारी, आया कि डेयरी फार्मर्स की या हुकूमत वक्त की जी। तो इस पे आप मैं समझता हूँ बात करें। तो आपकी हुकूमत वक्त से बात नहीं हुई? कमिश्नर कराची भी हैं, डीसी भी हैं, क्या उनसे मुलाकातें नहीं हुई हैं? उन लोगों का तो जो सरकारी रेट है वो 94, 95 मतलब अंडर 100 जो है वो चल रहा होता है, और आप कह रहे हैं कि 140 रुपये पर लीटर मिल रहा है। गरीब बेचारा किधर जाएगा? ये तो लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा दूध भी इस्तेमाल करना। असल में जी देखिए, गरीब को दूध पिलाने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, और उसमें सबसे अहम अवामिल जो इसके पीछे कार फरमा है अजनास और दीगर चीज़ों की कीमतें हैं, जिसमें जानवर की नस्ल कशी से लेके जो अजनास की देखें रुपए की वैल्यू आपके है नहीं, और उसकी बुनियाद पे जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसमें जो फार्मर्स अजनास इस्तेमाल करते थे उनका जानवर खाता था, वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो हमें अजनास महंगे मिलेंगे और आपको दूध महंगा मिलेगा। तो ये चीजें समझने की हैं, तो वफाकी गवर्नमेंट को इस पर फौरी तौर पे इकदाम करने होंगे कि आप कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत इकदाम करे। जरा बताइएगा कि विफाकी हुकूमत की डोमेन में क्या क्या है जिससे सपोर्ट मिल सकती है दूध की कीमतों में कमियों में, और सूबाई हुकूमत की कहाँ पर जिम्मेदारी है? यहाँ पर कमिश्नर कराची हैं, डीसी हैं, वो क्या क्या कर सकती है? मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, ठीक 2 महीने बाद हम दूध की कीमतें 20 रुपए लीटर कम कर देंगे। ये इसका वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, और उसका ऐलान आपको कर रहा हूँ। और दूसरा यह है कि ब्रीडर फार्मर्स के ऊपर तवज्जो दे, अपने जानवर की दूध देने की सलाहियतों को बढ़ाया जाए। देखिए हमारा जानवर जो दूध दे रहा है वो 8 लीटर दे रहा। चारों सूबों के जो महकमा लाइव स्टॉक है उन्हें काम करना होगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो भी दूध की कीमतें बढ़ती रहेंगी।
तो बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए और फार्मर्स को फैसिलिटेट करे, जानवर की नस्ल कशी को रोके। देखें, मादा जानवर की नस्ल कशी जारी है अब तक बड़े बड़े पैमाने पे। सिर्फ कराची में 15 लाख मवेशी सालाना स्लॉटर कर दिए जाते हैं गोश्त की जरूरियात के लिए। उसके लिए भी बीफ ब्रीड का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि डेयरी ब्रीड को आप स्लॉटर करें। तो ये भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, महकमा लाइव स्टॉक की जिम्मेदारी है, वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं कि देखें, जो छोटे नौजायदा कटरों की स्लॉटरिंग है वो बेतहाशा हो रही है। उसके लिए वफाकी गवर्नमेंट ने तीनों सूबों में प्रोजेक्ट्स दिए, सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो आखिर क्यों नहीं है? क्यों? देखे ना, आपने शहर कायद की बात सिर्फ शहर कायद की नहीं हो रही। आप यकीन जाने पूरे मुल्क में दूध 200 रुपए लीटर फरोख्त होगा आने वाले वक्त में, अगर आपने इकदाम ना किए। और इसमें वफाकी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा शाकिर साहब, ये जो आपके सारे मुतालबात हैं ये बड़े टेक्निकल भी हैं और आप इनको, ये मुद्दा जो है वो टेबल टॉक पर रख सकते हैं। मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि आपकी किसी से मीटिंग हुई है, मुतल्लिका हुकाम से जाके आपने बात की है, और अभी कीमतें 140 और 95 बड़ा फर्क है, तो क्या छापे मारे जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? उनको आप क्या जवाब देते हैं? देखें जी, छापे गिरफ्तारियां तो शुरू से जारी हैं और उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार भी हैं। अगर इन्हें गिरफ्तार करना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार करें, मैं बैंस कॉलोनी में होता हूँ, आए हमारी कमेटी को गिरफ्तार कर ले। आपके ऊपर भी तो एफआईआर है। मसले का हल क्या किया जाए? मैंने 12 इन्हें दरख्वास्तें लिखी हैं। आप मेरी बात सुन ले प्लीज जी। मैंने 12 इन्हें दरख्वास्तें लिखी, 30 से ज्यादा दरख्वास्तें कमिश्नर कराची को मैं लिख चुका हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। तो कमिश्नर कराची को चाहिए कि हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का तयन करें और नोटिफिकेशन कर दें। देखिए 2018 में जो नोटिफिकेशन हुआ था वो सिंध हाई कोर्ट से हमने केस जीता था, फिर उसकी बुनियाद पे हुआ था और उसमें यह तय किया गया था कि अब आने वाले वक्त में आज से जो भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा, तो हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में लेकिन ऐसे मनमानियां करते रहे शाकिर साहब, तो फिर तो हर डिपार्टमेंट ही महंगाई कर देगा, अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाता रहेगा, ना गवर्नमेंट की रेट होगी, गरीब आवाम पिसती चली जाएगी। मनमानियां तो नहीं चलेंगी ना, आपने तो कॉन्वर्सेशन करनी है, मुज़ाकरात करने हैं। असल में जी ये डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी साज इदारों के हाथ में दूध की कीमतें। पॉलिसी मेकर जो ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, उन्हें स्टेक होल्डर्स को साथ लेके फैसले करने होंगे। दूध कम कीमत मिल जाएगा आपको, पर फैसले करने होंगे। वफाकी तो ये आपको मेक श्योर करना होगा ना कि आप कुछ मीटिंग करें, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस अपनी मनमानी करके आप मुज़ाकरात कर लें, नहीं तो हड़ताल कर लें। फिर तो कोई भी उठकर कहेगा कि मैंने 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचनी है। वो भी करेंगे अगर उसकी जरूरत पेश आई तो। पर आप जरूरी ये है कि आप ये समझ लें कि हमने 12 कोशिश की, हमारी मुलाकात कमिश्नर कराची से नहीं हो सकी, ना ही उन्होंने कोई राब्ता किया है। 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी उन्होंने हमसे 12 वादे किए दूध की कीमतों के हवाले से, पर कोई वादा वफा ना हुआ। लेकिन वादे वफा तो नहीं हुए, लेकिन इसकी वजह से एक सूरत हाल जो नजर आ रही है वो आवाम पिस रही है, गरीब आवाम जो है वो ग्रिल हो रही है, क्योंकि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही है, जिसका इफेक्ट जो है वो आम आवाम पर पड़ रहा है। लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है ज़्यादा मजीद मामला ख़राब होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया शाकिर उमर गुजर साहब के इस वक्त सिचुएशन क्या है। आपको लग रहा है क्लियरली द सिचुएशन दैट गवर्नमेंट इज नॉट इनवाइटिंग देम। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट इज नॉट इनवाइटिंग फॉर डायलॉग्स। अवाम बेचारी मजबूर है, दूध इस्तेमाल करना है, और अगर आप अपनी लग्जरी चीज को साइड पे छोड़ भी दें तो बच्चों के लिए दूध इस्तेमाल करना जरूरी है, उनकी मजबूरी है दूध खरीदना। आप 140 रुपए का बेचें, 150 रुपए का बेचें, इंतजामिया जब छापे मारती है तो फिर ये रोना डाल दिया जाता है ज्यादती की जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि बेचारी अवाम किधर जाए। इंतजामिया, डेयरी फार्मर्स, उनके जायज मुतालिबात, इनके मुतालिबात, बीच में हम लोग पिस जाते हैं। हम लोग वो 10-10 रुपए का इम्पैक्ट, 20-20 रुपए का इम्पैक्ट किसी की जेब पर ऐसे आता है कि पूरे महीने का बजट आउट होता है। बिल्कुल, और ये तो बड़े आराम से कह देते हैं जी 140 का मिल रहा है और गवर्नमेंट ने 95 कह दिया, तो हम क्या करें। लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली, इसकी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो गरीब आवाम पर ही पड़ता है और इसका असर जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए महंगाई हो रही है ज़्यादा। बिल्कुल। बीसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज अबूजर का दिन है और अबूजर जो है वो मुझे सुनाने वाले हैं कि जी उन्होंने कल जो टीम चूज़ की थी वो जीत गई है और मेरी लाला वाली टीम हार गई है। बट इट वाज अ गुड कॉम्पिटिशन। जैसा भी है, हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है। आखिरी ओवर तक मुझे ऐसे लग रहा था, बहुत से लोग मेरे जो मैच हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मैच लगता है नहीं, ये हम हार जाएंगे पेशावर, लेकिन मैं कहा ये T20 में कुछ पता नहीं होता, ये नहीं होता। 1 ओवर 20 रन और वही हुआ जी, वही हुआ जी। और बड़ा जबरदस्त मैच रहा है। आखिरी यही तो आई थिंक T20 का मजा होता है ना कि एंड तक जो है वो आपकी एनर्जी और जो आपकी का टारगेट अचीव करना बड़ी जबरदस्त। अच्छा, कल जब शोएब ये कह रहे थे ना कि अब टारगेट्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, तो जब उन्होंने 194 बोला तो मुझे लगा कि इट्स एक्चुअली अ गुड जी बिल्कुल। तो विकेट तो चेंज हुआ है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है और फिर PSL जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या दिखाने वाली है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त मैचेस होंगे। जिस तरह से कल भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, सबने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, खासकर जो बैट्समैन थे दोनों टीमों के। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बिलाल आसिफ साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और अभी भी सेंट्रल पंजाब की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। PSL की एनर्जी, मैंने पहले दिन ये बोला था कि PSL शुरू हो गया और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब लोग जो हैं वो फुली एनर्जेटिक हैं टुवर्ड्स दिस इवेंट। जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान के फैंस के लिए बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्रिकेट हो रही है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है और अभी जो हमारा पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड है PSL, तो बहुत अच्छे मैचेस स्टार्ट हो गए हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें कल के मैच की, क्योंकि कल हम शोएब जट से बात कर रहे थे जो कि हमारे PSL ट्रांसमिशन के होस्ट भी हैं, उन्होंने कहा कि एक विकेट को चेंज किया गया है क्योंकि स्लो विकेट से बेहतर है कि अगर आप बैटिंग ट्रैक्स बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको लग रहा है वाकई PSL में आइंदा आने वाले दिनों में बैटिंग ट्रैक है और बड़े बड़े स्कोर देखने में मिलेंगे? देखें, जो हमारे पाकिस्तान में Feb-March का जो वेदर होता है वो बहुत आप कह लें कि ज़बरदस्त वेदर होता है क्रिकेट के लिए। तो अभी जो विकेट्स बन रही हैं, मेरे ख्याल है एक आधा मैच लगा है सब टीमों को एडजस्ट करने में, तो विकेट्स बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी बन रही हैं। लेकिन जो सेकंड टाइम पे मैच हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पहले टॉस जीत रही है टीम वो पहले बॉलिंग करती है और बाद में बैटिंग कर रही है, क्योंकि चेज इजी नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी भी टीमों ने अभी तक चेज किया है उनमें भी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सेकंड बैटिंग जो है वो इजी नजर आ रही है और चेज करने में आसानी हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, कल के मैच में हमने ये देखा कि बैट्समैन जो है वो बड़ा परफॉर्म कर रहे थे, स्पेशली मैं अगर जिक्र करूं कामरान अकमल का, सो ही इज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप PSL में। अभी वो सेकंड टॉप स्कोरर हैं, बाबर आजम 2-3 रन से आगे आ गए, लेकिन कल वो फॉर्म में नजर आए। लेकिन जब वो फॉर्म में नजर आए और मैं कमेंटेटर्स की बातें सुन रही थी और मैं जेन्युइनली ये बोल रही थी कि अभी इन्होंने नजर लगा देनी है, अभी इन्होंने नजर लगा देनी है, और वही हुआ कि वो इतनी तारीफों के पुल आना शुरू हो गए कि कामरान अकमल फॉर्म में आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, साथ ही वो आउट भी हो गए 37। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उनको टॉप ऑर्डर पहले मैच में जैसे कोलैप्स किया था, तो अभी देखने में मिला कि हमें इतना बड़ा टारगेट, जी बिल्कुल, और अभी इस मैच में सबने चिपोन किया कि इतना बड़ा टारगेट था, उसको अचीव करने में जाहिर सी बात है कि पूरी टीम की एफर्ट होती है, और स्पेशली नीचे से आगे जैसे हैदर अली ने और शोएब मलिक ने फिनिश किया, बहुत अच्छा रहा। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बहुत अच्छी खुशहाल बात है कि उनके सारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं और नीचे मिडिल ऑर्डर में वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशली जो 50 रन किए हैं जबरदस्त, जो इनके फॉरेनर प्लेयर हैं बड़ा जबरदस्त खेले वो। बिल्कुल, वाकई बड़ा अच्छा खेले हैं। अब अच्छा ये बताएं कि जो कप्तानी होती है वो भी एक बड़ी मैटर करती है, आपको कैसा लगा है जो कप्तानी थी दोनों टीम्स की तरफ से, मोहम्मद रिजवान और फिर इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की, आपको कैसा लगा है कि कुछ आया डिफरेंस, कुछ कमी आई किसी जगह पर, आपको फील्डिंग पोजीशंस या इस तरह से कुछ प्रॉब्लम नजर आया? देखें, जब इतना बड़ा टारगेट आप लोग सेट कर देते हैं तो किसी भी कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तब मुश्किल पेश आती है जब उसकी बॉलिंग लाइनअप ऑन द मार्क बॉलिंग नहीं करे, जो प्लान दिया जाए उस पर बॉलिंग नहीं करे, तो जाहिर सी बात है कोई भी जो कप्तान है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और थोड़ा अग्रेसिव भी नजर आएगा। तो ये हमें देखने को मिला रिजवान की तरफ से भी और वहाब रियाज की तरफ से भी। जाहिर सी बात है दे आर वेरी गुड कैप्टन एज वेल, और हमें देखने को यही मिला कि जब ज्यादा रन होते हैं तो आपको पता है फिर परेशानी तो बनती है ग्राउंड में, प्रेशर भी बढ़ता है और परेशानी भी बनती है, लेकिन उस परेशानी को रिलीव करने के लिए कभी कभी एंटरटेनमेंट और म्यूजिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो ऑफिशियल तराना है ही PSL का, लेकिन उसके साथ साथ आपने भी अब एक नई चीज़ की है, मतलब आपका ताल्लुक तो क्रिकेट से है बट आपने एक गाना जो है वो बनाया और PSL के हवाले से ही कि ये है PSL, और ख़ुद गाया उसको। ये आपको ख्याल कैसे आया? ये बस मेरा एक हॉबी है, लिखना और सिंगिंग मेरा हॉबी है, तो मैं इस चीज़ को साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल टच देने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया, और मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है PSL को, PSL के फैंस के लिए, तो बड़ा अच्छा रहा PSL के जितने भी फैंस हैं और लोगों ने बड़ा पसंद किया इस चीज़ को।
सही। तो मुझे बताएं कि पहली दफ़ा आपने मतलब इस तरह प्रोफेशनली किया या पहले भी करते हैं लेकिन वो कभी इस तरह मतलब सामने नहीं, पहले मैंने एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल सॉन्ग पहले मैंने रिलीज़ किया था, लेकिन उसके बाद अभी ये एंथम जो पाकिस्तान के लिए PSL के लिए ये मैंने पहली दफ़ा किया है और बड़ा अच्छा रहा ये मेरा सिंगिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा हॉबी है, तो मैं इसको क्रिकेट तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पता है, और उसके साथ साथ ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आप कह लेंगे दोनों अपनी जो शौक है उनको कंबाइन कर दिया। लेकिन सिंगिंग के साथ साथ मुझे तो लग रहा है आपने मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर ली है, क्योंकि आप उस गाने के अंदर हैं भी, और जो एक्सप्रेशन और जिस तरीके से वो ऑब्वियसली क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज ज्यादा स्पोर्ट्स को समझती है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने वो बस कोशिश की है एक छोटी सी, और वही दिखाने की भी कोशिश की है कि जो हमारी टीमों में बड़ा जबरदस्त, इसके कलर्स बड़े अच्छे हैं, ग्राफिक जिस तरह से पिक्चराइजेशन हुई है देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है और सुनने में भी बड़ी अच्छी है, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा लाइव भी आपसे सुन लें, अगर आप कुछ सुनाना पसंद करें इसका। मैं जरूर, श्योर। पाकिस्तान की है शान, हर धड़कन की है जान, ये हर सूबे की देखो लोगो अपनी एक पहचान, ये है PSL PSL PSL, देखो PSL। जबरदस्त। और जब ऑब्वियसली जब हमने देखा है कि म्यूजिक के साथ तो फिर और ये थोड़ा रैप स्टाइल में मेरा ख्याल आपने इसको किया। एग्जैक्टली, मुश्किल था क्लासिकल से एकदम से रैप जी बिल्कुल। ये मैंने थोड़ा सा आप कह लें कि जो हमारी PSL की 6 टीमें हैं, तो उनमें जो एनर्जी है जो नजर आती है हमें टीम के लिए, तो वो मैंने कोशिश की है कि इसमें उजागर करने की, और पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान सुपर लीग कितनी अहमियत रखती है हर बंदे के लिए, तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, तो लोगों ने पसंद किया। बिलाल, आपने कहा 6 टीमें हमारी और एनर्जी डिफरेंट होती है टीम्स की, और दिस इज वन ऑफ दोस ब्रांड्स जिसमें अब हमारे यंग टैलेंट को मौका भी मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर सकें। बहुत से नए लोग, नए चेहरे खेल भी रहे हैं। इन सारी टीम्स को आप जनरली एनालाइज करें तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, कौन सा प्लेयर जो है वो निकलकर सामने आ सकता है? देखें, ये सब प्लेयर जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे आएँ, परफॉर्म करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब खेलते हैं तो परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं। और जो 6 टीमों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लाहौर कलंदर की और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, ये 3 टीमें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बैलेंस हैं दूसरी टीमों के बनिस्बत। और अभी ये देखें कि इनके पहले जो मैचेस हुए हैं इन्होंने बड़े अच्छे परफॉर्मेंस भी की है। मुल्तान सुल्तान आल्दो के मैच नहीं जीत पाई, लेकिन वो भी बड़ी कॉम्पैक्ट टीम नजर आई है मुझे, तो लेकिन ये टीमें मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर बड़ा अच्छा खेल रही है पिछले सीजन में, तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त फाइनल तक पहुंचे। तो अच्छा मुझे बताएं बिलाल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि PSL का बड़ा फायदा है और PSL पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान के कल्चर को बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रमोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, आप ये बताएं कि ये जो PSL के मैचेस पाकिस्तान में होना ये कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने देखा है पिछले 3-4 सीजन जो थे वो पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं हो रही थी, PSL की वजह से कितना फायदा हुआ पाकिस्तान? एग्जैक्टली, जब मैं खुद भी जाहिर सी बात है कि PSL का हिस्सा रहा हूँ, और अभी जब दुबई में हम लोग खेलते थे तो वहाँ से और यहाँ पे, क्योंकि आपकी कंट्री में अगर क्रिकेट हो रही होती है और आपके जो हीरोज होते हैं आप उनको देखते हो, जितने भी शायकीन हैं उनके लिए बहुत खुशाइन बात है। जी बिल्कुल, और अपना क्राउड जब आपको सपोर्ट करता है तो आपका एक एनर्जी लेवल जो है ना, कम क्राउड ही हो, जी बिल्कुल, एनर्जी लेवल भी जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। तो अभी आल्दो के अभी 20% या 25% अलाउ किया है, तो अगर SOPs और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हम लोग तो शायद में भी PCB या जो हमारे अदारे हैं वो इस चीज़ को सोचें कि हम ज़्यादा क्राउड भी अलाउ कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है तो इसका फायदा पाकिस्तान को भी है, हर पाकिस्तानी को है। बिल्कुल। आपने लाहौर कलंदर्स का जिक्र किया, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कल एक धचका लगा है बड़ा कि एक अहम बॉलर जो है टीम का एक अहम हिस्सा राशिद साहब वापस चले गए हैं, उन्होंने उनकी कुछ नेशनल ड्यूटीज थी अफगानिस्तान में, आपको लगता है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा लाहौर कलंदर्स के ऊपर? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ही इज़ अ लेजेंड बॉलर, तो जब 2 मैचेस जैसे उन्होंने खेले तो उसमें देखा कि आपने उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही लाहौर कलंदर की तरफ से, लेकिन उसके अदर साइड जब मैं मेरे जो जहाँ पे मेरी थिंकिंग है उस हिसाब से, अगर सामित पटेल एक ऐसे स्पिनर हैं जो खेलते हैं, जी वो लास्ट कुछ मैचेस में जगह पिछले सीजन में उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में तो किया ही किया, लेकिन बॉलिंग में क्योंकि अभी तक बॉलिंग में 2 मैचों में उनसे इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको बॉलिंग नहीं दी गई, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है सोच सकते हैं उनसे बॉलिंग करवाने का, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतर है। वैसे भी ये तो रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगी, इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट्स होंगी तो कोई और प्लेयर आकर जी बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छे प्लेयर के अगर गया तो उसके रिप्लेसमेंट में अच्छा ही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बिलाल साहब, अब जो कि आपने लाहौर कलंदर की बात की, आपने कहा इस्लामाबाद और कराची किंग्स, अब ये लाहौर का मैच तो कल हो गया, इस्लामाबाद और कराची का मैच है आज, अब ये 2 आपकी जो नजर आ रही हैं तगड़ी टीमें, इनका जो मुकाबला आज होना है
तो बताइएगा किसको आप फेवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुताबिक तो दोनों बड़ी जबरदस्त टीम है। जी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे कि हसन अली के आने से और इसमें एनर्जी आ गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और उसके बाद कराची किंग्स की वैसे ही टीम जीती है लास्ट ईयर की, और उसका उनका मोरल लेवल वो हाई होगा। तो अभी ऑन द डे भी देखना पड़ता है कि ऑन द डे कौन सी टीम बेहतर खेली है। तो मेरा ख्याल है टॉस इसमें वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो टीम पहले टॉस जीत रही है वो बॉलिंग कर रही है और बाद में चेज कर रही है, क्योंकि चेज इजी नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी तक जितनी टीमों ने किया चेज अच्छा चेज कर रही है, तो देखना पड़ेगा कि ऑन द डे कौन बेहतर खेलता है और वही टीम जीतेगी जो ऑन द डे अपनी गलतियों को कम करेगी। सियासी बयान दिया आपने, एक टीम को पिक नहीं किया आपने, बैलेंस कर दिया आपने, कौन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ये तो होना ही है। लेकिन बात बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि आज ये टीम का ये प्लेयर खास, 2-3 होते हैं ना जी, ट्रम्प कार्ड होते हैं जी, ट्रम्प कार्ड ये है कि बाबर आजम कराची किंग के अब की प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम रन कर देंगे, क्योंकि वो एक साइड पे कर देते हैं मैच को, जब वो खेलते हैं तो मैच बिल्कुल जीत जाते हैं। लेकिन आपने ये बात बड़ी अच्छी की है, जब वो खेलते हैं जी, पिछले कुछ टाइम से, वो चाहे सीरीज की बात कर लें या इसमें, तो उनकी वो जो खेल वाला फॉर्म है वो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वो जब से अनफिट होने के बाद वापस आए तो अभी तक उनकी वैसी फॉर्म हमें कम नजर आई है, लेकिन ऑल्दो ही इज लेजेंड प्लेयर। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप देखें कि जो उनके लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे आसिफ अली हैं, हुसैन तलत हैं, और ये शादाब खान खुद हैं, हसन अली, फहीम अशरफ, ये काफी फॉर्म में है ये लोकल प्लेयर्स इनके, क्योंकि इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ ओवरसीज प्लेयर के साथ साथ इनके लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों को कंपेयर किया जाए अगर, तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी टॉप लग रही है मुझे, ऑन टॉप। चलिए देखते हैं, लेकिन आपने वही बात की ना कि टॉस जीतकर कौन पहले जो है वो बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है। एग्जैक्टली, ये इसके ऊपर बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा फेवर जरूर मिलेगी जिस टीम को जो टॉस जीतकर बॉलिंग कर रही है। ये तो कराची का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब लाहौर में मैचेस होने हैं उसमें भी यही चीज आपको नजर है, क्योंकि आपने तो लाहौर में भी क्रिकेट खेली है, कराची भी खेली है, तो क्या फैक्टर लाहौर में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कराची की बनस्बत, जी बिल्कुल, मे भी कि लाहौर में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला जो पिछले सीजन कुछ गुजरे हैं उसके निस्बत जो हमें नजर आ रहा था, क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि शाम के बाद आपको ड्यू थोड़ी सी नजर आती है। तो देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा रहता है और यहाँ पे कैसे मैचेस चलते हैं। फिर 1-2 मैचेस जब होंगे तो उसके बाद लाहौर में, मतलब आप देखिए कि एंड तक, फाइनल तक आपने लाहौर में खेलना है, तो वो एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगा टीम्स के लिए डिसाइड। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है कि जो टॉस जीत रहा है सेकंड मैच में, जो टॉस जीत रही है टीम वही मैच जीत रही है। लेकिन ड्यू जैसे जैसे खत्म होगी, गर्मी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल ये मामला भी खत्म हो जाएगा। और लाहौर में तो वैसे भी गर्मी अभी थोड़ा इजाफा हो गया, तो ये उम्मीद है कि ये जो फैक्टर है, जो कि ड्यू फैक्टर, जो कि किसी को फेवर कर देता है, वो खत्म होता जाएगा आइंदा आने वाले। और कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं ड्यू को खत्म करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी इस चीज को यूज करेंगे यहाँ पे, वो भी एनालाइज करेंगे ऐसी चीजों को ओवरकम करने के लिए ड्यू को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक। अपना क्रिकेट का पैशन तो आप रखिएगा ही जारी सारी, लेकिन साथ साथ गाने को भी मत छोड़िएगा। ये एंटरटेनमेंट जो है ना, वो लोगों को बड़ा रिलीफ टाइम भी दे देती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और हमारे साथ थे बिलाल, और बड़ा जबरदस्त दिया भी दे रहे थे, और बड़ा एनर्जेटिक गाना जो है उनका वो भी। और आज का मैच जो है इस्लामाबाद और कराची का, वो भी बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। फटाफट से चूज कर लें अबू सर, फटाफट से चूज कर लें। आप कराची को करें, चलिए फिर आई हैव टू सपोर्ट इस्लामाबाद, अदरवाइज आई एम गोना पिक कराची। लेट्स सी कौन जीतता है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। एक मामला जिस पर बहुत बहस हुई और अभी भी उसका कुछ मोड़ तो नहीं निकला कि जो होता है ऊंट किसी कर पर बैठता है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कल डेवलपमेंट नजर आई, और वो ये थी कि ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करने पड़ गए हैं, और ब्रॉडशीट के बुकला ने रकम की अदायगी जबकि शरीफ फैमिली के बुकला ने रकम वसूल करने की तस्दीक भी करती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है जिस पर कल अब नून लीग जो है वो ऑब्वियसली पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही थी, और उन्होंने कहा कि जो इल्जामात हम पर लगाए गए हैं अब वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, कि देखें अब ब्रॉडशीट को ही 20,000 पाउंड जो है वो अदा करने पड़ गए, और शरीफ फैमिली को रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा करनी पड़ी। यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया गया जो ब्रॉडशीट ने कल किया है, और उसमें ये हुआ कि अब जो शरीफ फैमिली के वकला थे उनकी फीस भी वो देंगे, दूसरी फीस भी वो देंगे, और 20,000 पाउंड जो है उनको अदा भी करना पड़ेगा। और क्वीन काउंसिल का ये भी कहना है कि ब्रॉडशीट ने 20,000 पाउंड अदा कर दिए हैं। और दूसरी जानिब शरीफ फैमिली का ये कहना है कि शरीफ खानदान के वकला ने ब्रॉडशीट के दिवालिया होने से गुजरने के सबब मामला जल्द निपटा दिया है, और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट की जानिब से शरीफ फैमिली को जुर्माने की अदायगी पर रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा ट्विटर पर कि ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर
अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रॉडशीट तो अपने झूठे इल्जामात पर अदालत में इज्जत अफजाई करवा चुकी है, मगर अभी उन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंक रहे हैं और छिप छिप कर ब्रॉडशीट वालों को मिलते रहे और अपना हिस्सा भी मांगते रहे हैं। और इसमें एक और नुक्ता जो बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ रहा था कि नाब ने जब ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की बात की तो उसमें ब्रॉडशीट ने जब ये बात की तो उसमें नैब का रेफरेंस इस्तेमाल किया गया था कि नैब की तरफ से ये कहा गया है, लेकिन नैब की तरफ से कुछ भी वो प्रूवन उस वक्त नहीं था, अंडर इन्वेस्टिगेशन था। तो दे कैन नॉट प्रेजेंट दैट एविडेंस जो ऑलरेडी प्रूवन भी ना हो और उसकी ऑब्वियसली उस कोर्ट में क्या हैसियत रहती है या नहीं रहती है। ब्रॉडशीट ने वो दरख्वास्त वापस ले ली जिस पर उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपको याद है जब ये मामला उठा ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम बता रहे हैं, ये बड़ा प्रोलॉन्ग करता रहा। लेकिन अभी ये बड़ी जल्दी ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा बैठ गया है केस झाग की तरह। वो जिस तरह पहली बार जब ये शुरू हुआ था ब्रॉडशीट तो कह रहे थे एक और पनामा केस की तरह ये मामला उठ जाएगा, एक और स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आएगा, लेकिन ऐसे लगा कि चूंकि ये बहुत पुरानी चीज थी 90s और फिर अर्ली 2000 के दौर में फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के टाइम का ये सारी इन्वेस्टिगेशन थी जिसको परसू नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने, ना पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग की गवर्नमेंट ने 2018 तक तो पीटीआई ने गवर्नमेंट ने आकर इसको रिवर्ट किया, जो इसका जुर्माना बनता था वो अदा किया। तो फिर ऐसा लगा कि ये मामला थोड़ा खत्म होता दिखाई दे रहा है मुझे। तो बिल्कुल मामला खत्म होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन खामोशी जरूर इख्तियार कर ली गई। फॉरेन फंडिंग केस की खामोशी भी आपको नजर आ रही होगी ना। वो ऐसे कहते हैं ना कि एक ऐसी हाइप बनती है, इतनी बड़ी पीक पर जाती है वो चीज़ अबूजर, और उसके बाद एकदम से वो चीज़ गायब हो जाती है या मंजर आम से थोड़ा पीछे चली जाती है, एक और स्कैंडल सामने आ जाता है। सो ब्रॉडशीट बेशक 90s के मामले से एक इशू चल रहा था, बट द पॉइंट है कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो अभी करंट गवर्नमेंट में मौजूद हैं और करंट सिनेरियो के दौरान जो है वो उनके इल्जामात, नाम, कमीशन लेने का, पैसे लेने का तमाम जिक्र आया। अब ये जो 45 लाख अदा किए हैं ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को, वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट, जिसे कहते हैं ना कि एक गेम में आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट जो है वो नून लीग को मिल गया है और वो ऑब्वियसली उस पर बात करेंगे। ऑब्वियसली इस पर बात भी करेंगे। अब मामला ये है कि हमने ये देखना है कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, इसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ब्रॉडशीट का मामला इतना आसान भी नहीं है। हमने ये भी देखा है कि हमने अर्ली 2000 में जब ये मामला उठा था परवेज मुशर्रफ के टाइम में बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती थी, नैब जब इदारा बना 2000 में, अर्ली 2000 में, तो बड़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, बहुत से बड़े बड़े नाम भी सामने आए और बेनज़ीर भुट्टो और इसके अलावा आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ पर केसेस बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म भी हो गए। अब ये जो ब्रॉडशीट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रॉडशीट के ऊपर अगर बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में हो कि आखिर ये हुआ क्या था, किस तरह से हुआ, तो पाकिस्तानी आवाम जो एटलीस्ट उसको तसल्ली होगी कि क्या हुआ इन 20 सालों में। लेकिन आपने जब जिक्र किया कि पाकिस्तानी आवाम को तसल्ली होगी, तो वो तसल्ली अबूजर सिर्फ उसी सूरत में होगी कि जब आप हर चीज़ जो है वो ओपन आउट इन द वर्ल्ड रख दें। ऐसा हुआ नहीं। ये भी कहा गया था कि वो तमाम चीज़ें जो नून लीग डिमांड कर रही थी कि पब्लिक कर दें, ब्रॉडशीट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पब्लिक करें, रिपोर्ट को आम करें, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, इवन डिसीजन को आम करें। क्या आपने वो डिसीजन देखा? क्या वो रिपोर्ट खुलकर हर नुक्ते के साथ सामने आई? एक दो सफ़ों के अलावा ऐसा नहीं हो सका। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ फिर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कहीं तो कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और किस किस के नाम छुपाए जा रहे हैं और अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने मुफाद को समझते हुए कुछ कुछ लोगों के नाम सामने लाए जा रहे हैं। जैसे ये जिक्र हुआ था कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले और शरीफ फैमिली के एक मेंबर ने इनसे रब्ता किया, तो वो जो है वो भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। बहरहाल जी, ब्रॉडशीट के ऊपर हम बात करेंगे और इस पर हम रब्ता भी कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे यूके से, सो उनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा हम मुल्की सिनेरियो के ऊपर भी बात कर लेते हैं अबूजर। और पीडीएम जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब नज़र आ रहा है कि फिर से एक दफ़ा ना वो हलचल होना शुरू हो। टफ टाइम तो अक्टूबर से दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये जो लॉन्ग मार्च का जिसका इंतजार किया जा रहा था वो अब हतमी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे जनवरी के एंड में होनी है, फरवरी में होनी है, कब होनी है, लेकिन अब जब से 26 मार्च की तारीख दी गई है तो कल एक अहम इजलास भी हुआ इसी हवाले से इस्लामाबाद में। ऐसे इकबाल की रिहाइशगाह पर पीडीएम लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी ने जब इजलास किया तो ज़राए के मुताबिक कमेटी ने लॉन्ग मार्च के पड़ाव के लिए 5 से ज़्यादा कमेटियां तश्कील देने की सिफारिश की है और इजलास में कमेटियों की जिम्मेदारियों का तयन भी कर दिया गया है। शुरका की रिहाइश, खाने पीने के बंदोबस्त, खाना पीने तो है ना, जाहिर है अब लॉन्ग मार्च करना है और इतना लंबा सफर करना है तो आपको हर चीज़ जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी। तो खाने पीने के बंदोबस्त, लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिले के वक्त इस्तकबाल और ये तमाम मामलात जो इंतजामी अमूर हैं वो कमेटियाँ बनाकर वो संभालेंगे और ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं जी। और इस दौरान अपने अपने कारकुनों के अखराजात सियासी जमातें उठाएंगी
यानी कि ये लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये नून लीग के हैं, ये JUI के हैं। एनीवेज, इंतजामी कमेटी ने लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव फैजाबाद डालने की सिफारिश कर दी और फिर ये सिफारिशात जुमेरात को स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी, जिस पर आइंदा का लायहा अमल जो है वो तय किया बिल्कुल। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये तमाम मामला होना है सेनेट के इलेक्शंस के बाद, तो सेनेट के इलेक्शन तक तो आप इसको होल्ड रखें ना। 3 मार्च में बड़े जब फैसले हो जाने हैं, जब वहाँ पर असेंबली मेंबरान ने फैसले कर देने किसको वो सेनेट में बिठाना चाहते हैं, उसके बाद फिर जब ये 26 मार्च की तारीख जैसे जैसे करीब आती जाएगी तो फिर पाकिस्तान में सियासी हलचल, पाकिस्तान में सियासी बयानात एक बार फिर हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त तरीके से नज़र तो आने वाले हैं, लेकिन बात सिर्फ वही है कि क्या अवाम इनके बयानिए को अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। अवाम जो है वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, ये मामला जो है वो अब देखना होगा सेनेट इलेक्शंस के बाद। बिल्कुल। अब दूसरा मामला जिस पर हम ऑलरेडी बात भी कर रहे थे, ब्रॉडशीट का, वो भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर हमने राब्ता करने की जब कोशिश की, आपको पहले ही बताया कि हम सीनियर जर्नलिस्ट UK से ज्वाइन हमें करने वाले हैं। इरफान हाशमी साहब ने हमें अब जी फाइनली ज्वाइन कर लिया, उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये सारा मामला हुआ क्या है, कैसे, ये ड्रॉप सीन तो नहीं हो गया ब्रॉडशीट का जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, पनामा से बड़ा केस बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इरफान हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इरफान, ये जो ब्रॉडशीट के हवाले से जो कल अपडेट्स आई हैं जी, 45 लाख रुपया अदा कर दिया गया है और शरीफ फैमिली को, ये मामला हुआ क्या है? थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी अभी भी चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या ड्रॉप सीन हो गया, खत्म हो गया केस? देखिए, ड्रॉप सीन तो इसका नहीं हुआ क्योंकि अभी तो केस कमीशन इसका बना है और ब्रॉडशीट के ऊपर इंक्वायरी भी जो है वो अभी जब आएगी और फिक्स किया जाएगा कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस कंपनी के साथ डील करने के हवाले से। लेकिन मैं आपको एक जरूर यहाँ पे बात बताऊं कि कल जो ये कहा गया है, जो सेटलमेंट हुई है ब्रॉडशीट और जो कॉस्ट पे की गई, असल में है क्या? हुआ ये कि ब्रॉडशीट ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वो केस जीती है आर्बिट्रेशन का, तो पाकिस्तान के जिम्मे को 30 मिलियन के करीब पाउंड्स हैं जो उसने वाजिबुल अदा हैं जी। और अब इस चीज को पाबंद बनाया जाए पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये पैसे अदा किए जाए। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक पेमेंट पे की, लेकिन उसके दौरान ये भी हुआ कि काबिल मुसावी साहब ब्रॉडशीट वो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को फरीक बनाया, ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान को, फिर उन्होंने क्या किया कि एवन फील्ड्स की अटैचमेंट की एक एप्लीकेशन भी अदालत में डाल दी। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान ने पैसे देने हैं और पाकिस्तान की एक जो प्रॉपर्टी है एवन फील्ड्स, वहाँ की अदालत ने ये फैसला दिया है कि ये इसे जब्त किया जाए और ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो लिहाजा क्योंकि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे जब्त करके बेचकर पैसे जो हैं वो मुझे दिए जाएं। आपको याद होगा कि इन्होंने पहले पाकिस्तान का एक त्यारा रोकने की भी कोशिश की और इसके अलावा क्रिकेट टीम के जो असासे थे उन्हें भी जब्त करने की यहाँ पे कोशिश की। तो काबिल मुसावी साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें पेमेंट की जाए। तो इसी स्नाम में जो उन्होंने अटैचमेंट की दरखास्त की और कोर्ट का जो एक ऑर्डर होता है जिसे कहा यह जाता है कि चार्जिंग ऑर्डर, बरतानिया में कोई भी फर्म जब क्लेम करती है किसी भी ऑर्डर की इम्प्लीकेशन के हवाले से और पैसे वसूल करने के हवाले से, तो एक चार्जिंग ऑर्डर लिया जाता है अदालत जाकर कि ये चार्जिंग ऑर्डर के मुताबिक ये पैसे दिए जाएं। तब हुआ ये कि जब ये चार्जिंग ऑर्डर लेने गए, इंटरिम चार्जिंग ऑर्डर, वहां पर एक्स पार्टी, तो इन्हें पाकिस्तान की हुकूमत का यानी यूबीएल में जो पैसे पड़े थे वो तो मिल गए, लेकिन इन्होंने काबिल मुसावी साहब ने क्या किया, क्योंकि पैसे इनकी निशानदही पर यूबीएल से रिकवर हुए, तो इन्होंने अटैचमेंट की दरखास्त वापस ले ली। अब जो चार्जिंग ऑर्डर होता है यानी वो ऑर्डर जो अदालत का जिसे वाजिबुल अदा करना या वो रकम जो वाजिबुल अदा है उसको इन्फोर्स करने के लिए अदालत के सामने अगर फरीक ये समझे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और हम इसका दिफा करेंगे, ऐसा ही हुआ कि काबिल मुसावी साहब को चैलेंज जो उन्होंने किया, इसको दिफा करने के लिए वुकला की एक टीम शरीफ फैमिली की तरफ से खड़ी की गई जी। तो दरखास्त के वापस हो गई थी, वुकला हायर कर लिए गए थे शरीफ फैमिली की तरफ से और वुकला ने कहा कि जनाब आपने तो दरखास्त वापस कर ली, लेकिन हमारी फीस का क्या होगा? तो काबिल मुसावी यानी ब्रॉडशीट ने कहा कि ठीक है, आपकी जो फीस बनती है हम इसे दे देते हैं, लेकिन
ये केस जो है वो हम आपके खिलाफ आगे नहीं चलाएंगे। तो उस जो फीस थी उसकी मद में ये पैसे अदा किए गए हैं, जिसे लोग गलत तरीके से शायद ये ड्रॉप सीन हो गया और बात खत्म हो गई और लेने के देने पड़ गए। तो लिहाजा लेने के देने नहीं पड़े, बल्कि ये वुकला की फीस थी, कॉस्ट थी केस की जो अदा की गई है। लेकिन इरफान, आपने बड़ा डिटेल में इसको बड़ा क्लियर कर दिया कि ये कोई जुर्माना नहीं था, ये कोई फाइन नहीं था। इट्स अ टेक्निकल एंड बाय लॉ मैटर कि अगर आपने एप्लीकेशन वापस ले लिया तो आपको अपने ओपोनेंट के वकला की फीस भी अदा करनी पड़ेगी। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ सेटलमेंट, उसके अलावा कोई सेटलमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे और जो नैब की वो जो पूरा एक यूज़ किया गया था उसमें डॉक्यूमेंट कि ये जो एवन फील्ड्स हैं ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। अब नून लीग इसके ऊपर ये भी कह रही है यहाँ पर आपको पता है कि फिर सियासत तो होती है, वो ये कह रही है कि जी वो गलत साबित हुई है अदालत में, जिसकी वजह से उनको पैसे देने पड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं, स्पिन किया गया और बड़ा जबरदस्त किस्म का स्पिन किया जा रहा है। देखिए, जब एक दरखास्त वापस ले ली गई तो वकीलों की का मीटर तो सिग्नल चल रहा था ना, उनकी तो एफर्ट्स थी वो चल रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, केस तो आपने वापस लिया ना, तो हमारी फीस का क्या बनेगा। लॉयर्स ने शरीफ फैमिली को कहा, तो शरीफ फैमिली ने कहा अच्छा जनाब ये तो कब दूसरी पार्टी, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। बरतानिया में चीजें डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं। जब कोई शख्स केस हारता है तब भी कॉस्ट दी जाती है। अगर कोई दरखास्त जिसका फैसला नहीं हुआ, चूंकि ये दरखास्त बीच में वापस ले ली गई थी और काबिल मुसावी से जब मेरी कल बात हुई तो उसने कहा कि हमें तो पैसे यूबीएल के अकाउंट में मिल गए, तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि एवन फील्ड को भी हम अटैच करते। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब ये दरखास्त वापस ली गई थी तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज हम बरी हो गए, तो काबिल मुसावी ने एकदम आकर धमाका कर दिया कि जनाब ये कैसे बरी हो गए, हमने दरखास्त वापस ली है। तो जो दरखास्त वापस लेने तक का जो अमल था और जो पैसे बेसिकली इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है नून लीग के लिए, कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, कोई बड़ा मार्का नहीं है, कतई नहीं है। याद रखिएगा आपके सुनने वाले भी और आप तमाम लोग कि कहीं पे कोई कामयाबी नहीं है। कोई ऑर्डर है तो इनको कहें कि ऑर्डर दिखाएं, किसी जज का ऑर्डर दिखा दें कि जिसने कहा हो कि जनाब ये पैसे जो हैं दिए जाएंगे। और लेकिन इरफान हाशमी, अगर हम क्विकली अगर हम इसमें सिर्फ एंडिंग नोट पे आपसे कमेंट लेना चाहें कि अब क्या होगा, क्या ये केस आगे बढ़ेगा या आपको लग रहा है कि बस इसको अब कुछ ज्यादा हवा नहीं मिलने वाली? देखिए, केस तो बरतानिया के हद तक तो केस बिल्कुल सॉल्व है। काबिल मुसावी को उसके पैसे मिल चुके हैं, अदालत का फैसला था, उसे राइज किया गया, उसे इन्फोर्स कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर कमीशन बन रहा है, शेख अहमद सईद जो रिटायर्ड जज है उनकी वो इसे देख रहे हैं और वहां से रिपोर्ट आना बाकी है। और दो लोगों के कल इस हवाले से बयानात भी जो है वो कलम बंद करवाए गए हैं। फिक्स अभी करना बाकी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तो हुआ क्या था बेसिकली, वो लोग जिन्होंने गलत किस्म का एक एग्रीमेंट किया कि दुनिया में कहीं पे भी और पाकिस्तान में भी अगर कोई प्रॉपर्टी रिकवर होगी उन शख्सियात की, पॉलिटिशियंस की जिनका जिक्र किया गया था, तो उसमें से भी 20% दिया जाएगा। तो अभी ये चेक करना बाकी है और ये केस ड्रॉप नहीं हुआ। पाकिस्तान में अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आना बाकी है। बरतानिया की हद तक पैसे अभी कुछ रहते हैं जो अदा करने हुकूमत पाकिस्तान ने जो जल्द करने होंगे, नहीं तो ये जो इंटरेस्ट रेट इस पे भी पड़ रहा है 3 मिलियन के करीब पैसे जो है वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इरफान हाशमी, थैंक यू सो मच जी। हमने सोचा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे, यूके से डायरेक्टली मामला है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो बेसिकली इट्स नॉट अ ड्रॉप सीन, इट्स नॉट अ पॉइंट स्कोरिंग फॉर नून लीग और एनीथिंग। ये सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है जिसमें शरीफ खानदान को उन्होंने 45 लाख पाउंड नहीं दिए, वो वकला की सिर्फ फीस पे किया, सॉरी 45 लाख रुपए और 20,000 पाउंड, वो मिक्स हो जाता है ना कभी-कभी, पाउंड 45 लाख पाउंड तो फिर मल्टीप्लाई करना अरबों रुपए बन जाते हैं। 45 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा हैं, 20,000 पाउंड, लेकिन वो सिर्फ वकला की फीस थी, खानदान के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। तो आई थिंक नून लीग को इस पर थोड़ा सा ना वापस आ जाना चाहिए, जहां मौका मिले। पाकिस्तान में स्पिन तो होता है और बड़ी जबरदस्त स्पिन होती है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बड़ी जरूरी है क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों में इस पर बहुत बात भी हुई, व्हाट्सएप दोबारा से किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, कहां पर लेकर जाएगा, उन्होंने कहा वो तो हम करेंगे। आपको एक और सहूलत हम दे देते हैं, चलें जी, कि एक टाइम पर 2 व्हाट्सएप अकाउंट आप बना लें। डू यू थिंक इट्स अ ब्राइब कि आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि लोग छोड़े ना और एक्चुअली नहीं? मुझे ऐसे लगा है वैसे वाकई। इट कैन बी, लोगों को 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल करने होंगे और फिर जब कोई आपका मोबाइल पकड़कर चेक करना चाहेगा तो आप वो वाला व्हाट्सएप दिखा देंगे जिसमें कुछ नहीं है, दूसरे वाला हाइड कर लेंगे। अच्छा, अब एक फोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स होंगे तो ऑब्वियसली एक फोन में जब आप 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो अलग अलग नंबर होगा, दोनों अकाउंट्स भी अलग अलग होंगे और दोनों सिम्स जो हैं वो ड्यूल सिम होना जरूरी होगा उस फोन का, तभी आप वो अकाउंट बना सकते हैं। जी, और जब तक आपके मोबाइल ड्यूल सिम नहीं है तो तब ये मुमकिन नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत मोबाइल फ़ोन्स में ड्यूल सिम सिस्टम को देखते हुए मुतारिफ करवाएगी, क्योंकि ड्यूल सिम सपोर्ट से सार्फिन एक फ़ोन में अब 2 मुख्तलिफ नंबर जैसे कि ऑलरेडी रख सकते हैं, तो वाई नॉट कि व्हाट्सएप अकाउंट भी 2 रख लें, क्योंकि पहले व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रख सकते थे। अब सैमसंग में ये ड्यूल फीचर ऑलरेडी है, और इसके बाद Xiaomi फ़ोन है, रियलमी है, ओप्पो है, और इसके अलावा वन प्लस है और भी दीगर फ़ोन है। आईफोन में ये फैसिलिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अब आईफोन 11 प्लस पे जो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिम ड्यूल सिम की मद में दे दी है, तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकेंगे। ये खबर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, खास तौर पर उन खवातीन को बताना, उन बीवियों को बताना जो बेचारी घर में होती हैं, जिनको इतनी चीज़ें नहीं पता होती। तो आपके हस्बैंड के अकाउंट्स अगर एंड्रॉयड हैं तो उसमें 2 व्हाट्सएप हो सकते हैं, एक चेक करना है तो दूसरे वाला भी चेक करिएगा। ये ना हो कि वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये मेरा अकाउंट है, देख लो इसमें तो कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये स्पाइन के लिए तो सिर्फ यूज नहीं होती इसी चीज़ें, और भी बड़े काम होते हैं दुनिया में, लोग और भी बड़े बिजी होते हैं, बहुत से काम ऐसे ज़रूरी होते हैं जो कि इसका फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और कानून अब जो पाकिस्तान में कल पास हुआ है, बिल बना है कौमी असम्बली में, ये और ऑब्वियसली फिर सेनेट में ये जाएगा, लेकिन बड़ी बात थी, बड़ी खबर थी, क्योंकि बच्चों पर जो तशद्दुद होता था उसके खिलाफ ये बड़ा कानून। और हमने देखा है ओवर द पीरियड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से वीडियोस, वो चाहे मदारिस की हैं, वो स्कूल इंस्टीट्यूट्स की हैं, वो ट्यूशन सेंटर्स की हैं, कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब जिस्मानी सज़ा नहीं दी जा सकती। कौमी असम्बली ने बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया, और इस मंजूर किए गए बिल के तहत बच्चों पर तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फौरन फारिग कर दिया जाएगा, और ये इंतहाई सजा भी दी जा सकती है। और इसके अलावा बिल के तहत ऐसे अफराद जो बच्चों को जिस्मानी सजा देने के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें जबरी रिटायरमेंट पर भेजा जा सकता है, उनकी तनज़ली की जा सकती है, या फिर उनकी तनख्वाहों में कटौती भी हो सकती है। नून लीग की रुकन असम्बली महनाज अकबर अजीज़ ने बच्चों की जिस्मानी सज़ा के खिलाफ अहकामात वज़ा करने का बिल जब ईवान में पेश किया था, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कबूल किया, और वफाकी वज़ीर शेरी मज़ाई ने एक शिक में तरमीम पेश की, जिसके बाद बिल का हिस्सा इसको बना लिया। बिल्कुल, और बच्चों पर तशद्दुद की ममानत का बिल कौमी असम्बली में पेश करने वाली महनाज अजीज़ ने यह भी कहा कि बिल सियासी जमातों के ताउन से पास हुआ है, और बिल फिलहाल इस्लामाबाद के लिए है, लेकिन जितनी पजीराई मिल रही है इसे देखकर लग रहा है कि सूबे भी इसको हाथों हाथ लेंगे, और ये बिल जो है वो सपोर्ट किया जाना जरूरी भी था। एंड आई थिंक दीज आर द कॉजेज जिस पर हम बात करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी कि आपका ताल्लुक किस जमात से है, आप वहां पर आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इस तरह के इश्यूज और इन टॉपिक्स के ऊपर आवाम की नुमाइंदगी यूनिटी के साथ होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। अब देखें बिल जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, इस्लामाबाद के लिए सिस्टम का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन है। समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया जब वो इसका हिस्सा बने, इसके पर उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की काफियों से जिस्मानी सजा से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर हो गया। और मुआशरती रवैयों पर उन्होंने कहा कि बच्चे बात नहीं मान रहे तो उनके साथ सख्ती से पेश आना है, इस हवाले से असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जिसमें इस पर बात हो, और फिर इस्लाम के एलिमेंट को भी उसके अंदर शामिल किया जाए कि इवन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं। बिल्कुल, अब इसके बाद सूबों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के बिल जो हैं वो मंजूर करवाएं, और ये तमाम पार्टीज़ का भी मेरे ख्याल में इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो इसको ऑन बोर्ड लेकर आएँ और तमाम पार्टीज़ को मुतफ़िका राय से मंजूर करें। बिल्कुल, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टुडे इज़ वन ऑफ दोज शोज़ जिसमें अबू सर मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने फेवरेट लोगों को न सिर्फ सामने बिठाकर इंटरव्यू करते हुए बल्कि उनसे बात करते हुए, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन माय फेवरेट, और मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के दिलों में वो धड़कते हैं। व्हाट अ लेजेंड ही इज़, और उनकी आवाज़ जो है वो सुनकर आज भी मतलब मुस्कुराहटें आ जाती हैं, और वो जब भी तारीफ करो वो ऐसे लाल भी हो जाते हैं और मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। सच अ हम्बल मैन। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया से लड़ रही थी कि इंट्रो मैंने करना है, और मैंने ये सारी तारीफें जो है वो इंट्रो में बहुत तारीफें ड्यू भी हैं और डिजर्व भी करते हैं माशाल्लाह। जैसे आपके वालिद साहब थे उसी तरह आपने उनका नाम भी आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान का जैसे नाम आपने हमेशा रोशन किया है, उसके लिए तो हम मेरे ख्याल में जितनी भी आपकी तारीफ करें कम है। ये अल्लाह का करम है, और मेरे लिए फ़ख्र है कि मेरी पाकिस्तान जो धरती है इसमें अल्लाह ताला ने सारे मौसम भी दिए हैं, और बेशुमार इतने कल्चर हैं जो कि एक गुलदस्ता है पाकिस्तान। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। आमीन जी, आमीन। और आप हमेशा अपना ये रोल प्ले करते रहें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले आपका एक बड़ा ज़बरदस्त नया गाना जो है वो रिलीज़ किया गया, तन्हाई। उस तन्हाई गाने में बड़े डीप मीनिंग्स भी हैं,
और टू साइडेड सॉन्ग है वो। मैं उस पर आपसे बात जरूर करना चाहूंगी। तेरी यादें हैं और तन्हाई है, तब भी ये गाना तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तेनू आँखा ते मैया की आँखा, वाह वाह वाह, फिर अपनी मादरी जुबान पे आ जाता है। बात है कि नेचर जो है जी वो इंसान के इर्द गिर्द रहती है, और जिन चीज़ों से हम तंग पड़े होते हैं कि यार हम लोग तन्हा रहना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये 1-2 साल में हमें बता दिया कि तन्हाई बड़ी एक जालिम चीज़ है, बिल्कुल, जो बंदे को खा जाती है। और ये रौनकें जो हैं, ये रौनक मेला जो लगा हुआ है, यही ज़िंदगी है, यही हयात है, और इसी में रहना चाहिए। जैसा दुख सुख सहना चाहिए, साथ साथ ये चलना चाहिए। और मैंने देखा है कि बड़े प्यारे जो लोग हैं वो बिछड़ गए जी इसी लॉकडाउन में ही, और कभी सोच नहीं सकता बंदा कि ऐसा वक्त आएगा कि बंदा बंदे से घबराएगा। बिल्कुल। सो ये चीज़ें जो हैं वो बंदे को तन्हा कर गई, और मैंने बस यही पूरे तो बेसिकली ये सोच थी आपकी कोरोना के दिनों में जो 1.25 साल गुजरा, इसमें जो तन्हाई, इसके बैकग्राउंड ये है। मैंने बेशुमार गाने लिखे हैं, ठीक है, जिसमें से ये एक था। तो मैंने कहा मैं जब पहला तो ये करूं ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं जिस कॉज पे काम कर रहा था, तो वो ये है कि हम मिल बैठ के रहें, हम प्यार से रहें। ज़िंदगी गुस्से से भी बंदा गुजारता है, ज़िंदगी मोहब्बत से भी गुजारता है, और मोहब्बत बहुत खूबसूरत मैसेज है, और इसे जितना फैलाया जाए उतना जबरदस्त कम है। क्या बात, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है ये जी। और आप चूँकि बात कर रहे हैं कि आपने और भी गाने लिखे हैं, लेकिन ये आपने गाना सबसे पहले रिलीज़ किया, और लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो हम पे गुजर रही है, आप यकीन जानिए कि कोविड के दौरान सबसे बड़ी डिप्रेशन जो है वो लोनलीनेस ही है। आप आइसोलेशन में जाते हैं, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक म्यूज़िक भी सुनने को मिल रहा है और एक गाना सुनने को मिल रहा है जिसमें आप रिलेट कर सकते हैं। मुझे बहुत फ़ोन आए इस पर, बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं पूरे वर्ल्ड से, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से। मेरे सारे बहन भाई भी बाहर रहते हैं जी, और वो रो के बातें मेरे साथ करते हैं, और वो मैं उसको कलम बंद करना मुश्किल हो गया था। अब मैंने इसको थोड़ा सा कमर्शियल भी करना था, ताकि हर बंदा हर पॉइंट ऑफ व्यू से सुन सके, बिल्कुल। ताकि वो अगर महबूब वाला है तो महबूब हिजर वाली साइड भी आ रही है वो वाली फील भी बड़ी स्ट्रांगली आ रही है। आपने कोविड का कह दिया तो वो स्ट्रांग भी हो गया। हाँ, महबूब वाला महबूब की साइड पे सुने, माँ की साइड पे सुने, बेटा बेटे की साइड पे सुने। देखिए ये चीजें हैं, एहसासात हैं, फीलिंग्स हैं, जिसकी भी जैसी भी हैं, जिसके साथ मुरब्बत है, मुरब्बत से जिंदगी है। अगर आप कहीं अकेले चले जाते हैं, तो आप प्रदेश में रहते हो, तो आपकी सुनवाई नहीं है, आप नहीं आ सकते अपने मुल्क में, तो माँ भी तो आपका महबूब है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। तो मोहब्बत का कोई एक पहलू तो है नहीं, बिल्कुल, तो इसके बेशुमार। और ये तो माशाल्लाह जैसे जैसे जो भी आपने अब तक लिखा है और आपने जो कलाम पढ़े हैं, गाए हैं, जो गाने गाए हैं, उसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है हमेशा से, माँ के कलाम में, जुगनी में, और जो भी आपने जो इसमें सर्विस दी है उसमें हमेशा ये नजर भी आया है रिलेशंस का ताल्लुक और प्यार। अच्छा, आप बड़ा आइडियलिज्म के ऊपर भी काम करते हैं, एक टॉपिक, एक पॉइंट जो है वो पिक कर लेते हैं एंड देन यू गो ऑन दैट ट्रैक। ये हमने देखा है आपके मुख्तलिफ कलामात में, और ये बड़ा, जिसे कहते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में बड़ा फिट बैठता है। एक्चुअली मैं यादें बनाना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि यादें बने, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो वो इंसान नहीं मरता जिसकी यादें नहीं मरती। जबरदस्त, हमेशा वो लोग मर जाते हैं जिनकी यादें मर जाती। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालना बड़ा ज़रूरी होता है। और आरिफ साहब, आप हमेशा से ये एक तो इम्पैक्ट डालते चले आए हैं, दूसरा आप बड़े सेंसिटिव भी हैं। अक्सर आपसे कुछ टॉपिक्स पर ऐसे बात होती है कि ऐसा लगता नहीं है कि हम दी आरिफ लोहार से बात कर रहे हैं, हम ऐसा लगता है कि एक ऐसे पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं जिसके दिल में मोहब्बत ना सिर्फ वतन के लिए है बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए भी है। तो ये सेंसिटिवनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि चंद दिन के लिए ज़िंदगी है, ये मेहमान हैं हम लोग, और मेहमान जो होते हैं वो बड़े एक तहम्मुल मिजाजी में और बड़े बुर्दबार तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो जब कुछ रहना ही नहीं है तो रहनी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल, बेशक। तो बिखर के ना रहें, जुड़ के रहें। और ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है, और ये आपके हर जगह पे नज़र भी आया है। तो इसके अलावा
चूंकि आपने जिक्र किया हर रिलेशन जो माँ है वो भी महबूब हो सकता है आपका, वो भी रिलेशन है। एग्जैक्ट। मैं एक इंटरव्यू में आपका देखा था जब आपने जिक्र किया उसमें अपनी वालिदा के साथ जब वो गुफ्तगू हुई आपकी कि वो आपको कहती थी तुम बड़े ज़बरदस्त एक्टर बनोगे और फिल्म में काम करोगे, आप कहते थे ये कैसे हो सकता है, वो दुआ ये नहीं होना। दुआ। तो दुआ का जो इम्पैक्ट आपने जिक्र किया वो बताइएगा किस तरह से आपने देखा। मैं समझता हूँ कि जहाँ आपकी रियाजत दम तोड़ देती है, आपका इल्म हद तक पहुँच जाता है, वहाँ से मेरे अल्लाह की कुदरत शुरू होती है और दुआएं शुरू होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम बहुत चेंज आया है ज़िंदगी में, साइंस ने बहुत, टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज दिया है, लेकिन रवायात और हमारी सकाफ़त और हमारी जो माँ बोली है जो उससे निकली हुई कुछ एहसासात हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, वो नहीं बदले, वो नहीं बदले और वो कभी बदल भी नहीं हर सकते। चीज़ बदल सकती है, लेकिन ये प्यार जो होता है, मोहब्बत के मुख्तलिफ फेस हैं, ये कभी नहीं बदल सकते। मोहब्बत ना होती तो संसार ही ना होता। और मोहब्बत की सबसे बेहतरीन ज़बान जो है वो म्यूज़िक है, वो कलाम है जो आप पेश करते हैं। और आपने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को अपने कलामों पर नचाया जिनको लिरिक्स नहीं समझ आते लेकिन वो झूम भी रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता जुगनी क्या है बट वो झूम रहे हैं और फिर आपसे आके पूछते भी हैं आपके फैंस कि ये जुगनी क्या है। एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलाम। आज अगर आप थके हुए ना होते क्योंकि आप टूर भी कर रहे हैं और आपकी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, नहीं, बिल्कुल लेकिन मैं आपसे जरूर एक आधी लाइन जरूर हाँ, सुनती जुगनी। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। किसी और दिन के आगे भी मौका मिल जाएगा। कहते जुगनी धर खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, जुगनी धर खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्क अमाल। जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हुआ, कभी आपने बैंड के साथ जब मुझे बुलाया जी फिर मजा आएगा। बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। ऐसे तो नहीं वो भी इंशाल्लाह नहीं, मौका जरूर आपने ये आएगा। जो ऐसे पढ़ दिया ना वो भी बड़ी बात भी एक है, रिदम है। वो भी एक रिदम है और वो रिदम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं और हर किसी के बस की Thank बात you नहीं so होती much. है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो एंजॉय हमेशा से मैं बचपन से देख रहा हूँ, एक चीज़ जो कि आपके वालिद साहब से लेकर आपने लेगेसी इसको कंटिन्यू किया, आपके बेटे के पास भी हमने ये सीखी, चिमटा, उसका पूरी दुनिया जिक्र भी करती है और आपके साथ एसोसिएट हो चुका है वो। जी जी। उसको आपने कैसे मतलब कंटिन्यू किया है और इसको रिस्पांस कैसा था इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की एक जो याद है मेरे पास, वो चिमटा है और लोहार हैं हम लोग, तो लोहार जो है उसके हाथ में लोहा, और लोहे से हमेशा जो तलवारें बनती हैं या कोई काटने वाली चीज़ बनती है, तो ये वाहिद लोहा है जो फ़कीरी लोहा है, जो अमन की आवाज़ देता है, जो सबको अपने तरफ बुलाता है और एक दरवेशी मैसेज देता है। जबरदस्त तो जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। ऑब्वियसली अब तो ये ब्रांड है जी, आरिफ लोहार साहब के साथ चिमटा नहीं होगा तो वो पूरी एक, वो जैसे कहते हैं ना पूरा Associate हो गया ना, हाँ brand वो बन ब्रांड है, वो ये ब्रांड मेरे बन गया। मालिक का बहुत करम है। बेशक। अब तो आइकॉन बन गया सारा, जी, जी। मेरा जुगनी आइकॉन बन गई। अब तो आपको हर जगह पे आपको चिमटे वाले बंदे भी नजर आएंगे। नहीं, वो तो बात आप छोड़ दें ना, कॉपी और इंस्पिरेशन तो चलती रहती है लेकिन ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है। तो आरिफ लोहार साहब, अभी आपने कहा कि ये तन्हाई के बाद कुछ मजीद गाने भी आएंगे, बहुत आएंगे। तो उसका थीम क्या रहेगा और मैंने कब तक 1.5 साल लिखा है, अब आपने उसको प्रेजेंट करना? मैंने इंशाल्लाह प्रेजेंट। जबरदस्त। ठीक, और उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है तन्हाई का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मुझे पर्सनली फ़ोन किया है। बात है कि मैंने तो, मेरा काम है कि काम करके वो पेश कर देना। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस बना। जबरदस्त। और हम लुकिंग फॉरवर्ड आपके आइंदा आने वाले गानों के लिए भी हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आएँ, हम इसको देखें, एंजॉय करें। और ये गाना तो ऑलरेडी हम लोग सब देख के एंजॉय कर ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब आपकी तशरीफ आवरी के बहुत लिए, एंड गुड लक कि आप इसी तरह से पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर रहें, जहाँ पर भी रहें, जहाँ भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा करे। बहुत इंशाल्लाह जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह, आमीन जी। बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात करें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 50 अमवात और 1196 नए केसेस
सामने आए हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जैसे जी ग्रेजुअली ये वक्त गुजर आए, सेकंड फेज गुजर आए, तो कुछ केसेस में कमी भी आ रही है, लेकिन एक चीज़ जिसमें कमी नहीं आ रही है वो हमारे यहाँ पर जो आवाम है उसका रिएक्शन है। अभी भी ऐसे लगता है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, क्योंकि जो होनी नहीं चाहिए। फिर जो मिस होते हैं जी, कोरोना कहाँ पर है, कोरोना इतना है नहीं जितना बता दिया जाता है, कोरोना के मसाइल इतने हैं नहीं जितने बता दिए जाते हैं, हमारे ऐसे कोई मसला नहीं है, मैं महफूज रहूँगा, मेरी इम्यूनिटी ठीक है। हमने देखा आपको भी कोरोना हुआ था, हमने कितनी एहतियात की फिर भी हो गया। तो मतलब अभी भी इसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते किसको हो जाए। There are two types of corona, which is mild, swear, when to panic, when not to panic. Myths क्या हैं, misconceptions क्या हैं, चीजें किस तरह से क्लियर होंगी, क्योंकि I cleared my corona in 10 days and it took you 27 days almost to clear your test. और फिर जितना मुझे अफेक्ट हुआ, जिन दिनों में मैं गुजरा हूँ, फिर नेगेटिव होने का कितना इंतजार हो, ये तरह ट्रॉमा होता है, डिप्रेशन, ये सारी एंजाइटी, ये चीजें होती हैं जो कि आपको रियलिटी फेस करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? 1.25 साल हो चुका है, कुछ अभी मिथ्स क्यों नहीं क्लियर हुए? सिचुएशन इस वक्त क्या है हमारे यहाँ अस्पतालों में? हम बात करेंगे मेडिसिन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, डॉक्टर राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओवरऑल जिस तरह हमने भी बताया इंटरव्यू में भी कि सीमल मैं हम दोनों इस चीज़ से गुजरे हैं, हमने तो इसको फेस किया है। आप माशाल्लाह हेड ऑफ वार्ड हैं कोरोना हमीद लतीफ़ के, तो आपने देखा है अपने सामने किस तरह से केसेस बढ़े, फिर कितना मसाइल हुए, फिर डेथ्स हुई हैं। ओवरऑल आपने कैसे देखा, गवर्नमेंट ने इसको कैसे डील किया है, लोगों ने इसको कैसे डील किया? अच्छा, आई थिंक इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी जो मेंटेलिटी हमारी या सोच एक जनरल पब्लिक की है वो वही है जो आज से साल पहले थी। ठीक है। दे ऑल थिंक कि शायद हॉस्पिटल जाना एक गुनाह है और अगर हम बीमार हो गए तो पता नहीं कोविड में हमारे साथ क्या कर दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, हॉस्पिटल में एडमिट होने का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। अगर किसी शख्स को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो हम उसको एडमिट करते हैं, अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो बीमारी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी सवेरिटी बढ़ी है। अच्छा। अब हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो लास्ट पीक से ऐसे डिफरेंट है कि वो ज़्यादा सवेयर केसेस हैं। और इस दफ़ा अगर आप गौर करें तो आप फील करेंगे कि पिछले 3 to 4 मंथ्स में डेथ टोल बहुत ज्यादा है, जो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इससे ये शो होता है आती जा रही है। हाँ। नंबर्स कम नहीं हो रहे, इन्फेक्टिविटी तो कम हो रही है। जो नंबर्स हैं वो तो डेफिनेटली अब हम यूं समझ लें कि जो 2 महीने पहले थे उसके 50% पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो डिजीज आ रही है वो सवेयर है। जो पेशेंट आ रहे हैं वो सवेयर डिजीज के साथ आ रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये भी तो हो रहा है कि पहले होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, अब होम आइसोलेशन भी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स पे लोड कम हो गया। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोज मिथ्स, खास तौर पर कोरोना के साइन एंड सिम्टम्स में जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, जो लोगों को गलत लगता है या लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमें अगर आप पॉइंट वाइज बताएं उन चीज़ों के ऊपर तो आई थिंक ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। जी, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो तो डेफिनेटली कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉडी में जनरली आते हैं और कुछ रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ों के सिम्टम्स हैं जो कि आते हैं। जनरल सिम्टम्स में जो हमने सबसे कॉमन अभी तक फील किए वो 3 से 4 चीज़ें हैं। एक तो बुखार होना, जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा फटीग होना। हर शख्स को कभी ना कभी बुखार होता है, लेकिन इतनी फटीग नहीं होती। ही कंटिन्यूज टू डू हिज वर्क, जो कर रहे होते हैं उठा ही नहीं जाता। और उसके अलावा जो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो कि पिछली पीक में इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं थी, अब बहुत सारे लोगों का लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो रहा है। इवन हेडेक, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनको सिर्फ हेडेक्स हो रही हैं। कहती हैं आज तक सर में दर्द नहीं हुआ, कभी हमने पैनाडोल नहीं खाई, लेकिन अब हेडेक्स के साथ आए। और कुछ पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें चेस्ट के सिम्टम्स बीमारी के साथ ही स्टार्ट हो गए। जैसे खांसी अमूमन हम देखते हैं 7वें 8वें दिन जब लंग्स इतने इन्फेक्ट हो जाते हैं तब आती है। हमने देखा है कि अब इट हैज़ कम अर्ली और उसी की वजह से डिजीज की सिविरिटी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारा लोड ना सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा। आई थिंक जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं इस बीमारी में। हमें ये समझना है कि स्टीरॉइड वो वाहिद दवाई है जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जिनके हेल्थ सिस्टम हमारे से बहुत एडवांस हैं, दे ऑल एग्री ऑन गिविंग हाई डोज स्टीरॉइड्स। वो कहते हैं जी स्टीरॉइड वो दवाई है जो आपकी बीमारी को अर्ली दे दिया जाए तो रिवर्ट होती है। सही। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी स्टीरॉइड्स देने को तो जी गुर्दे फेल हो जाते हैं, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स बढ़े हैं और स्टीरॉइड से पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा। लेकिन देखें, प्रायोरिटी लंग्स हैं।
अगर हम उसके फेफड़े बचा लेते हैं तो पेशेंट कैन गो बैक होम, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 1 से 2 लीटर पे आ जाती है, हम इसके ऊपर लोगों को कहते हैं कि आप घर में सिलेंडर अरेंज करें एंड वी डिस्चार्ज। तो स्टीरॉइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी जो इट्स फॉर डॉक्टर टू डिसाइड। यस डेफिनेटली, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है कोविड में, ये सबसे और वो किस लेवल पे जाके स्टीरॉइड लेनी है ये भी डॉक्टर ने डिसाइड करना है। डेफिनेटली माइल्ड डिजीज में और डोज है, सिवियर मॉडरेट में और है, सिवियर में और है, तो वो डिफरेंट है। लेकिन हमने जनरली स्टीरॉइड्स के अभी तक कोई खास बड़े साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स में नहीं देखे। माइनर क्या है जो आपने कहा? जो हमने कॉमनली देखा है वो यही है कि लोगों की शुगर बढ़ गई, जाहिर बात है उनमें पहले शुगर की टेंडेंसी थी वो बढ़ गई, कुछ को मैदे के मसले मसाइल हुए, स्वेलिंग होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है जी गुर्दे फेल हो जाते हैं, स्टीरॉइड्स का गुर्दों के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये तो क्लैरिटी कर दें। सारे आपने साइड इफेक्ट्स बताए जी, ये टेम्परेरी है, जो ही स्टीरॉइड्स ऑफ होंगे ये वापस आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक मासूमाना सा सवाल है जो लोगों को अक्सर समझ नहीं आता कि व्हेन टू पैनिक एंड व्हेन टू गो टू हॉस्पिटल। बेसिकली अब तो हम सब सेल्फ आइसोलेशन में हैं, सो या लोग इस वजह से अवॉइड करते रहते हैं, नहीं नहीं अस्पताल जाएंगे तो वहाँ रख लेंगे हमें, जैसे जबरदस्ती किसी ने रख लेना है, वो टेंशन अलग हो जाती है और घर में रहकर अपनी कंडीशन और खराब कर लेते हैं। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर आपने बिल्कुल वेट नहीं करना, आपकी जान के ऊपर बन सकती है, आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना। देखिए, आपने एक चीज तो समझनी है कि एनीवन अबव द एज ऑफ 65 he is likely to have a more severe disease, उसको बीमारी ज़्यादा सख्त होगी as compared to a young person। दूसरी बात ये कि हम एडवाइस करते हैं कि सब लोगों के पास घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। छोटी सी डिवाइस है जिससे आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन पता लग जाती है। अगर उसके ऊपर सेचुरेशन 92 से कम आ रही हो और परसिस्टेंटली आ रही हो, एक होता है लोग आते हैं कहते हैं जी हम वॉशरूम तक गए वापस आए तो 90 हो गई डॉक्टर साहब, फिर वापस आ गई। बट इफ इट इज परसिस्टेंटली, अगर लगातार कम जा रही है तो फिर आपको ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। आपको फील हो कि पेशेंट को सांस की खराबी हो रही है, बहुत ज्यादा हो गई है और पेशेंट दवाई तक नहीं खा पा रहा, तो आप उसे हॉस्पिटल जरूर लेके आएं। ताकि हमने ऐसे भी देखा है कुछ पेशेंट्स आए, उन्हें 48 आवर्स रखा, वो ठीक हो गए और घर चले गए। लेकिन इसमें एक चीज समझनी है कि हम जो कोविड में अब सबसे बड़ा एक मसला देख रहे हैं कि गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये ज्यादा उनमें है जिनमें ऑलरेडी ये मसाइल थे, या मतलब अगर जिनमें किसी को पहले नहीं था उनको भी हो गया? जिनमें थे उनमें तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हम कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो हमारे पास हार्ट की कंडीशन के साथ आते हैं। अच्छा। और जब हम उनको वर्कअप करते हैं यानी कि उनको देखते हैं तो वो कोविड के पेशेंट्स होते हैं। ऑलराइट। तो वो जो एक सिम्टम्स मतलब खराब यहाँ तक एग्जैक्टली चेस्ट पेन के साथ आए, हार्ट अटैक हुआ, जब उसको हमने बैकग्राउंड में देखा और उसके टेस्ट निकाले तो कोविड था। इसी तरह लोग किडनी फेलियर के साथ आ गए और जब उनको वर्कअप किया तो वो कोविड के पेशेंट। सारी वजूहात आप बता रहे हैं, आपने कहा अब हमने देखा ये सेकंड फेज में क्या वजह कोई खास नजर आ रही है, क्रिटिकल हो रहा है या कुछ म्यूटेट हुआ है वायरस, मसला जी डेफिनेटली हमें लगता है कि वायरस म्यूटेट हुआ है जी, और शायद एक डिफरेंट स्ट्रेन है जिसके अंदर, क्योंकि पहले हम देखते थे छठे 7वें दिन 8वें दिन 10वें दिन जाके सीटी स्कैन खराब होना शुरू होता है। अब विद इन 5 डेज आपको नजर आता है कि सीटी स्कैन पेशेंट का बिल्कुल खराब हुआ था। तीसरे दिन ही सीटी स्कैन में इस तरह से मसला आ गया। और एक चीज जो हमने और समझनी है, जो आई थिंक मैंने जैसे शुरू में बात की कि अभी भी हम पहली वेव की सोच रखते हैं, ठीक है, कि कोविड का पीसीआर इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा। इन द सेंस कि 33% लोगों में फिर भी चांस है कि पीसीआर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका फॉल्स नेगेटिव रेट बहुत ज्यादा है जी। तो लोग इस चीज को फिर बिलीव करते हैं कि जी हमें तो कोविड नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने सिर्फ पीसीआर पे नहीं चलना, हमने सीटी स्कैन पे भी चलना है, हमने उसको भी देखना है, हमने लैब्स को भी देखना है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वो भी लोग नहीं करवाते, लोगों को पता ही नहीं है। रूटीन में हमने देखा है डी डाइमर्स, फेरेटिन, ये वो टेस्ट हैं जो कि कोविड के अंदर बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये वो तमाम कॉम्प्लिकेटेड नाम है, साइंटिफिक कॉम्प्लिकेटेड नाम है जिसको लोग लोग तो कोविड का पीसीआर नहीं कराते हैं कि हमने नहीं कराना, खुद ही ठीक हो जाएगा, तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग की तरफ तो बात ही नहीं कर सकते ना। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग शायद करा लें, लेकिन बहुत मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो नहीं जाती है। वो इवन कहते हैं कि हमारा नजला जुकाम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये एक एटीट्यूड भी हम अब इसमें, हाँ एग्जैक्टली, तो ये माइंडसेट तो चेंज करना ही है, वही हमारी प्राइम ड्यूटी भी है जिस पर हम अवेयरनेस भी ला रहे हैं। सो इन दी एंड जाते जाते एक मेरा सवाल, चूंकि आपने वेव्स का जिक्र किया, तो अब इंटरनेशनली एक और बात भी आ रही है कि शायद कोविड की 3rd वेव शुरू हो जाएगी। आपकी स्टडी में ऐसा कुछ है कि केसेस फिर से पीक कर सकते हैं या कोई ऐसी वेरिएंट्स आ सकते हैं इसमें? बिल्कुल आ सकते हैं। हमने ये समझना है कि अब वी हैव टू लिव विद कोविड एज वी आर लिविंग विद फ्लू।
अच्छा, जैसे हम फ्लू That- हर this is साल our normal अब life ये एक now. रूटीन होगी, हमें अपनी एहतियात करनी है। थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है और उसकी वजह यह है कि वायरस बड़ी जल्दी म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेट कर रहा है, बिल्कुल। अपने आप को चेंज कर रहा है। और एक मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूँगा जी, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हवाले से ही बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा उनको मशवरा होगा कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं, कोई हल इसके अलावा नहीं, कोई हल वो नहीं है। है। जिंदगी बचानी है तो या तो वैक्सीन ही है या एहतियात है, और वो एहतियात ये है कि आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ को बार बार धोना है। थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। और एहतियात जरूरी है और फिर वैक्सीनेशन भी जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।